में ज्वाइन कर रहे हैं वजी सानी और हुमा। अस्सलाम वालेकुम वजी, अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसे हैं आप लोग और क्या बहुत अच्छे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। आज मैं और वजी ये बात कर रहे थे कि आज जो है 1 दिसंबर है और इस साल का आखिरी महीना शुरू हो गया और ये साल किस तरह गुजरा है हर इंसान की अपनी राय होगी, लेकिन मुझे लगता है सुपर फास्ट। अच्छा, वैसे 2016 आ रहा है और अब आखिरी महीना आ गया है, 2016 खत्म होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया असर हमारे साथ मौजूद थे और आज हम दिसंबर के हवाले से बात करेंगे और पूरे प्रोग्राम में आने वाले दिनों में जो दिसंबर की खास सौगातें होती हैं उनका जिक्र करेंगे। इसके अलावा बाई इलेक्शन होने जा रहा है आज, बहुत अहम जंग में कांटे का मुकाबला है, देखते हैं कि वहाँ क्या होगा। लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब। एब्सोल्युटली, जियो पाकिस्तान की टॉप स्टोरीज। जद्दा से लंदन पैसे किस तरह गए? जद्दा में स्टील मिल के लिए सरमाया कहां से आया? पैनामा लीक्स केस में शरीफ खानदान से कड़े सवाल किए जा रहे हैं। हुकूमती कैंप की जानिब से तफसीली, मुकम्मल और ठोस जवाब देने का वक्त आ गया। छोटी मोटी बीमारियां भगाने के लिए एंटीबायोटिक अद्वियात का बेतहाशा इस्तेमाल कैसे बड़े मसाइल पैदा कर सकता है, किसी को अंदाजा ही नहीं। माहिरीन से हकीकत जानेंगे। और बात होगी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बेमिसाल धुने, लाजवाल गीत देने वाले निसार बज़मी की। अच्छा जी, ये भी हमने थोड़ा सा गाना जो सुना है, वजी ने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया, भी हफ्ता ही हुआ है वजी को आए हुए। वजी, आपका भी इंटरेस्ट है? मतलब इतनी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट हम जो ट्रिब्यूट्स देते हैं, म्यूजिक चलाते हैं, खूबसूरत मेलोडी, इतनी खूबसूरत धुन, इतना खूबसूरत म्यूजिक, निसार बज़मी की क्या ही बात है। और इस तरह ये गाने नॉस्टैल्जिया क्रिएट करते हैं। जब हम छोटे थे तो हम बड़ों को गाने सुनते हुए देखते थे और वो जहन में घूम रहा होता है, सब कुछ वापस आ रहा था। और आपको याद होगा पीटीवी एक जमाने में जो ब्लैक एंड व्हाइट वहीद बुराक की और कलर जो नई नई आनी शुरू हुई थी, वो फिल्में दिखाया करता था, तो वो भी हमारे जहनों पर ताजा हो जाती है। हम छोटे थे देखा करते थे। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि हम इस ब्लैक एंड व्हाइट दौर के नहीं हैं, लेकिन हमने ये म्यूजिक सुना हुआ है, तो लिहाजा हमारा दिल चाहता है कि आप भी सुने। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग यू टू दिस म्यूजिक एज वेल। लेकिन वो बातें हम बाद में करेंगे और अभी हम बात करने लगे हैं बाई इलेक्शंस जो कि जंग में हो रहे हैं, PP 78। उसके बारे में हम जरा तफसीलन बात करेंगे। PP 78 ज़मनी इंतखाबात में पोलिंग जारी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी समेत कई अहम उम्मीदवार मुकाबले पर हैं और इंतखाबात के लिए 171 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और तमाम को हसास करार दिया गया है। सिक्योरिटी के इंतजामात भी निहायत सख्त किए गए हैं। ये इलेक्शन साबिक रुकने सूबाई असेंबली राशिदा याकूब शेख को अदालत की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के बायस हो रहा है और राशिदा याकूब पर असासे छुपाने का इल्जाम है। 2013 के इंतखाबात में 42,194 वोट लेकर कामयाब करार पाई थी राशिदा याकूब शेख। हालिया इलेक्शन में उनकी जगह अब मुस्लिम लीग नून के आजाद और नासिर अंसारी, अहले सुन्नत वल जमात के हिमायत याफ्ता मौलाना मसरूर नवाज, तहरीक इंसाफ के अरफा मजीद शेख, पीपल्स पार्टी के सरफराज रब्बानी और ख्वाजा सराब मोहम्मद आरिफ बूटा समेत 25 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। अहले सुन्नतुल जमात की जानिब से मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी के इलेक्शन की दौड़ से बाहर होने पर सिपा साहबा के बानी मौलाना हक नवाज जंगवी के बेटे मौलाना मसरूर नवाज को सामने लाया गया है और उन्हें जमात इस्लामी समेत दीगर मजहबी जमातों की भी हिमायत हासिल है। लाहौर हाई कोर्ट ने मौलाना लुधियानवी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है, ताहम फैसला यही हुआ है कि मौलाना मसरूर नवाज ही इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन के दिन क्या गहमा गहमी है, जंग में क्या सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे लियाकत अली अंजुम हमारे साथ जंग से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लियाकत अली अंजुम बताइएगा
कि इस वक्त आप जबकि 9 बज चुके हैं, क्या आपको पोलिंग स्टेशन पर रश दिखाई दे रहा है? कैसा जोश और जज्बा है बाई इलेक्शंस में? जी वजी, हम इस वक्त एक ख़वातीन के एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है पोलिंग शुरू हुए। यहाँ पर अभी तक जो है वो 3 वोट कास्ट हुए हैं, जबकि बाज़ जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे लोगों का रश देखने में आ रहा है। चूँकि मौसम भी सर्द है और ज़िमनी इलेक्शन, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरेगा तो उसमें जो टर्न आउट है उसमें इजाफे की तवक्को है और लोग जो है वो बाहर निकलेंगे। ये जो जंग का हल्का PP78 है, इसमें आज जो इंतखाब हो रहा है उसमें मजमूई तौर पर जो है वो 25 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि जो असल मुकाबला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाजी आज़ाद नासिर और अहले सुन्नत वल जमात के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो कलदम सिपाही साहबा के बानी मौलाना हक नवाज जंगवी थे, उनके बेटे मौलाना मसरूर नवाज जंगवी के दरमियान मुतवक्के है। इसके अलावा जो अहम उम्मीदवार हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरफराज रब्बानी, PTI के शेख अरफा मजीद और अवामी तहरीक के नसीम कादरी भी शामिल हैं। और जैसे पहले आप लोगों ने बताया है कि इस इलेक्शन में एक ख्वाजा सरा मोहम्मद आरिफ उर्फ मैडम बूटा भी जो है वो इलेक्शन में उम्मीदवार हैं। यहाँ आज होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और पुलिस के तकरीबन 252 पुलिस मुलाजमीन और अफसरान अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं। अच्छा लियाकत, हमें ये बताइएगा मैडम बूटा की इलेक्शन कैंपेन के बारे में कि उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन कैसे रन की, उन्हें कैसा रिस्पांस मिला ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन 78 से जंग से? जी, ये चूँकि जंग की तारीख में पहली बार सियासी तारीख में ऐसा हुआ है कि कोई ख्वाजा सरा मैदान में आया है, तो चूँकि उनका ताल्लुक़ ख्वाजा सराओं से है और वो अपने तौर पे उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो मुकाबले की दौड़ में शामिल हैं। जिस इलाके में वो रहते हैं वहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि वो उनके दुख सुख में शरीक होती हैं और उनके साथ उनका अच्छा ताल्लुक़ है और वो चाहते हैं कि वो इस इलेक्शन में जीतें और वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और जो आरिफ बूटा है, जब उससे हमारी बात हुई तो उसका कहना ये था कि जो जंग के अवाम हैं इन्होंने मर्दों को भी आजमा लिया, ख़वातीन को भी आजमा लिया, लेकिन जंग में कोई तरक्की नहीं हुई, यहाँ के मसाइल हल नहीं हुए, तो इनसे मायूस होकर उसका कहना ये है। जल्दी से ये भी बता दीजिएगा, इससे पहले कि हम जाएं, आप जल्दी से ये बता दें रवायती तौर पर इस हल्के से कौन जीता रहा है? जी, जो साबका इलेक्शंस हैं जी, इसमें 2013 में जैसे आपने पहले बताया कि राशिदा याकूब शेख जीती थी, इससे पहले जो 2008 के इलेक्शन थे उसमें उनके जो खामिन थे शेख याकूब वो जीते थे। और उससे इसमें जो ये हल्का है इसमें जो कलदम जमात है वो काफ़ी अरसे से नहीं जीत पाई, 2002 में भी जो है वो नहीं जीते थे। और इस दफ़ा जो मुकाबला है उसमें ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कलदम जमात के हिमायत याफ्ता मसरूर नवाज जंगवी और आज़ाद नासिर अंसारी के दरमियान सख्त मुकाबला। बहुत शुक्रिया लियाकत अली अंजुम हमें बता रहे PP78 जंग में बाय इलेक्शंस अभी हो रहे हैं और लोग आना भी स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन लेट्स मूव ऑन, बिल्कुल ही पेस हम चेंज करने लगे हैं और एक हमारी अदाकारा हैं, हमारी बड़ी ही फेमस, बड़ी ही प्यारी सी एक्ट्रेस हैं उर्वा हुसैन, उनका नाम है। उर्वा हुसैन, लाइक द वे शी स्पेल इट बड़ा मुश्किल नहीं है। हाँ जी, ये भी बड़ी एक लोग से पूछते रहते हैं कि लोग इस पे बड़ा क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि वो हुकैन लिखती है, लेकिन एक्चुअली उनका नाम उर्वा हुसैन ही है। तो वो अदाकारा तो हैं, अब उन्होंने एक गाना भी रिलीज किया है, गाना भी शुरू हो गया है, ये जरा देखें।
मुर्वा हुसैन का गाना आपने सुना। और क्या कोई लड़की खूबसूरत है, अच्छी शक्ल सूरत की मालिक है, मॉडलिंग कर रही है, ड्रामे कर रही है, तो जरूरी वो गाना भी गा दे? लगता तो यही है। और मतलब उनका शौक भी है। और अभी रिसेंटली इनकी एंगेजमेंट हुई है फरहान सईद से, जो कि हमारे बहुत ही एक मशहूर सिंगर हैं। तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आपको पता है कि मतलब हो ही जाता है। अच्छा, इम्प्रेस नहीं है फरहान से। किसी ने मुर्वा को बुलाएंगे और अपनी स्टूडियो में, क्या ख्याल है आपका? और गाना सुनेंगे उनसे यार, पता चले कि कितनी जो है ना इस पे इफेक्ट्स लगे हुए गाने पे, जो हमें सुनाई दे रहा है, और रियल में उनकी आवाज रियल में क्या है, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। लेकिन आई एम श्योर कि उनकी आवाज भी अच्छी होगी। इतनी प्यारी सी हैं, हमारी बड़ी फेवरेट है। वी विश हर द बेस्ट। और लेट्स मूव ऑन एक और बिल्कुल अवे फ्रॉम दिस टॉपिक। लेकिन आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, हमने ये भी बात करनी है और आपको अपडेट देनी है कि जद्दा से लंदन पैसे किस तरह गए ये बताया जाए। जद्दा में स्टील मिल के लिए सरमाया कहां से आया ये भी बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने कल की समाअत में शरीफ खानदान से कड़े सवालात किए हैं और जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी से कहा कि आपको शरीफ खानदान का ऑफशोर कंपनियों से ताल्लुक 2006 से पहले का साबित करना होगा, और अगर ये साबित हो जाए तो सारा बोझ शरीफ खानदान पर होगा। लगता है कि सब कुछ मियां मोहम्मद शरीफ ने किया है, सब दस्तावेजात उन्हीं के बारे में हैं। हमें नवाज शरीफ और उनके बच्चों के बारे में बताएं। तारिक शफी के 2 मुख्तलिफ दस्तावेजात में किए गए दस्तखतों में कोई मुमासलत नहीं दिखाई दे रही। 12 मिलियन दिरहम की रकम तारिक शफी ने कतर कैसे मुंतकिल की, ये रिमार्क्स सामने आए सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम जस्टिस शेख अजमत सईद की जानिब से कि वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं लेकिन अदालत में मौजूद नहीं। रकम जद्दा से लंदन कैसे गई, कतर से पैसा लंदन कैसे गया, ये भी नहीं बताया गया। कतरी शहरी का खत तस्दीक शुदा नहीं। इस पर जस्टिस एजाज उल हसन ने कहा कि अगर कोई खत हैसियत नहीं तो उसको क्यों पढ़ें। जस्टिस अजमत ने शरीफ खानदान के वकील से कहा कि अकरम शेख साहब आप बताएं दस्तावेजात क्यों छुपाए हैं और आपको सबूत देना होगा कि इसकी समाअत के बाद इमरान खान बहुत खुश दिखाई दिए। नवाज शरीफ ने असेंबली में खड़े होकर क्या कहा था, हमारे पास सारे कागजात हैं। असेंबली में उन्होंने खड़े होकर कहा कि हमारे पास सारी डॉक्यूमेंटेशन है कि दुबई से किधर से पैसा गया, मनी ट्रेल का, हमारे पास मनी ट्रेल की सारी डॉक्यूमेंट्स है, उन्होंने असेंबली में कहा है। और आज अदालत ने कहा, और आज अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी ट्रेल है ही नहीं, इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दी मनी ट्रेल के लिए। गुज़िश्ता समाअत के बाद खान साहब खुश दिखाई दिए। दूसरी जानिब हुकूमती कैंप ने अखबारी तरासों के हवाले से तहरीक इंसाफ पर सख्त हमले किए। जिस वक्त उनसे ये सवाल किया जाता है कि वो सबूत जिसकी वो 9 महीने से गर्दान कर रहे थे वो सबूत कहाँ हैं, तो उसके बाद उनके वकील ये कहते हैं कि वो भी हम पेश करेंगे। तो वो पेश जो वो रात को 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक टॉक शोज में कागज लहरा कर पेश करते हैं, उसको उनको चाहिए कि वो कोर्ट में भी पेश करें। अखबारी तराशों पर जस्टिस अजमत सईद ने नईम बुखारी जो कि पीटीआई के वकील हैं उनसे कहा कि आप कहते हैं कि अखबार में जो छपता है वो मान लें, तो क्या आपके मौक्किल के बारे में अंग्रेजी अखबारात में पिछले 30 सालों से जो छपता आ रहा है उसको भी मान लें। समाअत 6 दिसंबर तक के लिए मुलतवी गई है। इस पर हम बात करेंगे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से भी, और लेकिन वो हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि रुख किस जानिब है, केस का क्या क्या अहम शवाहिद मांगे गए हैं, क्या क्या पेश किए गए हैं। बिल्कुल क़य्यूम सिद्दीकी ऑलवेज मेक सेंस फॉर अस कि इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है और वो हमें बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि लेटेस्ट क्या है। लेकिन आपको पता है कि हमारे शो में हमने ट्रिब्यूट्स वगैरह भी देनी होती हैं, बाकी बातें तो हम करते रहेंगे। लेकिन आज हम एक म्यूजिकल जीनियस को जियो पाकिस्तान में ट्रिब्यूट दे रहे हैं और हम बात किसकी कर रहे हैं, कंपोजर निसार बज़मी की। बिल्कुल, क्या लेजेंड थे वो। आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे साहब हैं जिनको हम याद कर रहे हैं, जिनके बगैर फिल्म इंडस्ट्री की कहानी मुकम्मल तो क्या शायद शुरू भी नहीं होती। हमा साथ साथ गुनगुना रही हैं। हमा ये गाना जो था वो जो हमने शुरू में दिखाया था वो मैं नहीं जानती थी, लेकिन ये गाना जो है ऑफ कोर्स ये किसने नहीं सुना हुआ बजी, मतलब अब ये जो चल रहा है आप ये भी तो गा सकते हैं। जिंदगी की रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई
निसार बज़मी को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। आज उनका 92वां जन्मदिन है। निसार बज़मी 1924 को आज ही के दिन मुंबई के नजदीक एक छोटे से कस्बे में मौलवी सैयद कुदरत अली के यहाँ पैदा हुए और बड़ी ही इंटरेस्टिंग उनकी स्टोरी है कि रवायती तालीम से बिल्कुल उनको खास लगाव नहीं था, लेकिन मौसीकी की तरफ मुकम्मल तवज्जो थी और इसी बिना पर दूर के रिश्तेदार यासीन कव्वाल के ग्रुप में शामिल हो गए, जिन्होंने उस्ताद अमानुल्लाह खान की शागिर्दी में दे दिया। और फिर तो एज दे से द रेस्ट इज हिस्ट्री। निसार बज़मी साहब ने क्लासिकल मौसीकी उन्हीं से सीखी। और यही तरबियत उनके उस वक्त काम आई जब फिल्मों में उन्होंने मौसीकी तरतीब दी और एक से बढ़कर एक गाना तख्लीक किया। बिगड़ी बना दे तो है रोज़ो पुकारूं, तन तो प्यारूं, मन तो प्यारूं, बिगड़ी बना दे तो है रोज़ो पुकारूं। और आजकल एक गाने की बड़ी धूम है। बहुत ज्यादा, बिल्कुल बड़ी धूमें हैं जी। जुनून बैंड आप लोगों को याद होगा, जुनून ग्रुप, उनका एक नया गाना फाइनली आफ्टर ऑल दीज इयर्स एक नया गाना रिलीज हो रहा है। उसका हम आपको टीजर ट्रेलर दिखाना चाहेंगे और जो उनमें एक्ट कर रहे हैं वो सरप्राइज हम नहीं ब्रेक करेंगे, वो आप मेरा ख्याल है स्क्रीन पे ही देखें। आपने खास बात देखी, वसीम अकरम, शनेरा अकरम एक दूसरे के साथ खूबसूरत अंदाज में डांस कर रहे हैं। ये गाना है, कितने साल हो गए हैं जुनून बैंड को? 25 इयर्स, मतलब जो हमारी 25 इयर्स एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सलमान जो हैं जो कि लीड गिटारिस्ट थे, और अब सलमान अहमद एग्जैक्टली, तो वो लेकिन अच्छा, ये जरा गाना सुनते हुए मेरा ख्याल एक दफा फिर सुनना पड़ेगा हमें। और निसार बज़मी का गाना सुनते, कोई भी गाना सुनते हुए ब्रेक ले, हम आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। जियो पाकिस्तान, सुबह खैर। तैयारी करी थी, हमा कुछ बोलने वाली थी, इन्होंने मुंह खोला, मैंने जल्दी से कहा। I'm so glad आपने मुझे रोक दिया, बिकॉज आपको पता है कि अगली खबर हमारी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, और शायद आपको ये ना पता हो, लेकिन ट्रेडिशनली मैं डोनाल्ड ट्रंप के इतने हक में नहीं हूँ, इसलिए आपने मुझे रोक लिया जो मैं कहना चाह रही थी। खबर इंटरेस्टिंग है, खबर मैं आपको देना चाहती हूँ ट्रंप के ही हवाले से कि उन्होंने वजीर आजम नवाज शरीफ से बात की। वजीर आजम नवाज शरीफ ने नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन किया और ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद और दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। और वजीर आजम के दफ्तर की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान शानदार शहरियों का शानदार मुल्क है और आना पसंद करेंगे वो अब जब चाहें। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप जब चाहें मुझे फोन कर सकते हैं, और उन्होंने काफी चीजें उनसे बात की, उन्होंने काफी कुछ पूछा भी उनसे। और उनका ये कहना था कि तस्फिया तलब मामलात जो रिजॉल्व करने वाले मैटर्स हैं, मैं उन पर किरदार अदा करने को तैयार हूं। इस प्रेस रिलीज में एक प्रेस रिलीज जारी की गई वजीर आजम हाउस की जानिब से, जिस पर कई हलकों की जानिब से सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि न तो ये अल्फाज ऐसी प्रेस रिलीज के होते हैं, न ही ये अंदाज। बरतानवी अखबार द इंडिपेंडेंट ने यह भी लिख दिया कि इस प्रेस रिलीज में जो कुछ है वो समझ नहीं आता। अखबार लिखता है कि ट्रंप को मुबारकबाद की बहुत सी कॉल्स आती होंगी, लेकिन इतनी बेतकल्लुफी से शायद ही वो किसी से बात करते हों, और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ना तो वो अच्छी तरह जानते हैं, ना ही कभी मिले हैं, और ना ही पाकिस्तान और मुसलमानों के बारे में वो इतने अच्छे जज्बात का इजहार उन्होंने पहले कभी किया। तो लोग हैरान हैं कि जो वजी आपने सब कुछ कहा है, क्योंकि अगर आप उस प्रेस रिलीज की वर्डिंग्स देखें, हमने आपको स्क्रीन पे भी दिखाया है, तो वो इतने ऑफिशियल वर्ड्स लगते नहीं है, लेकिन जितना हमने ट्रंप को सुना है
जी बिल्कुल, जितना हमने ट्रंप को सुना है उनके अपने बोलने का अंदाज बिल्कुल यही होता है, और ये हम यूके का न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट उनके आपको तज्जिया बता रहे हैं। कल से ये बात हो रही थी, जो जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वो किसी भी प्रेसिडेंट इलेक्ट की जबान नहीं हो सकती। साथ ही जिस तरह की बेतकल्लुफी का इज़हार किया गया, ऐसा लग रहा था कोई सोशल मीडिया चैट नहीं होती, बिल्कुल फ्री स्टाइल में, क्योंकि मैं खुद भी जब सुबह पढ़ रही थी, कैंडिडेट या प्रेसिडेंशियल जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है उसकी जबान ये नहीं हो सकती। बहुत सारे लोगों को इस पर तशवीश बहरहाल ये प्रेस रिलीज हमारे आई कैन नॉट इमेजिन कि प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स एक दूसरे को कह रहे हो यू आर अ टेरिफिक गाय। मतलब ये जो वर्ड्स हैं, आई एम सॉरी, यू कैन कॉल मी व्हेनेवर यू वांट, मतलब ये कैसी ज़बान है कि आप जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, वी कैन से अ लॉट अबाउट दिस, लेकिन मेरा ख्याल है ब्रेक का टाइम हो गया है और उसके बाद मिलते हैं। अच्छा, एक टॉपिक जिसके बारे में हम काफ़ी अरसे से बात करना चाह रहे थे वो है कि एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो होती हैं उनका यूज़ जो है वो विदाउट एनी नॉलेज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एंड आई मस्ट कन्फेस के गिल्टी एज चार्ज, मैं भी कभी कभार डॉक्टर को कंसल्ट करे बगैर ये दवाइयाँ ले लेती हूँ, तो हमें इसके ऊपर बात, ये बड़ी खतरनाक बात है। हमारे यहाँ यानी कि हमारे माशरे में एंटीबायोटिक्स का बेदरीग बेतहाशा इस्तेमाल बढ़ता ही चला जा रहा है। बाज़ अफराद डॉक्टर्स के मशवरे लिए बगैर ही एंटीबायोटिक्स अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। खासतौर पर नज़ला, जुकाम, खांसी जैसी छोटी मोटी बीमारियों में भी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का इस्तेमाल तशवीशनाक हद तक बढ़ गया है। और तिबी माहिरीन ने वाज़े तौर पर खबरदार किया है कि ये आदत इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर एंटीबायोटिक अद्वियात के बेतहाशा इस्तेमाल में कभी ना आई तो आगे चलकर दुनिया पर इसके संगीन असरात हो सकते हैं, और इस मसले से निमटना शायद फिर डॉक्टरों के लिए भी आसान ना होगा। जियो पाकिस्तान में आज हम इस अहम तरीन मसले पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखें एक खसूसी रिपोर्ट जो हमने आपके लिए बनाई है। बैक्टीरिया एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है। हमारे जिस्म में इंसानी सेल के मुकाबले में बैक्टीरियल सेल की तादाद 10 गुना ज्यादा होती है। इंसानी जिस्म में बुनियादी तौर पर बैक्टीरिया की 2 अक़साम मौजूद हैं, जिनमें से एक फायदेमंद और दूसरी नुकसानदेह होती है। नुकसानदेह बैक्टीरिया हमारे जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला करते हैं, जिसका इलाज उन्हीं के सेल से तैयार की गई दवा से किया जाता है। ऐसी दवाओं को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। यही वजह है कि हर एंटीबायोटिक एक मखसूस बीमारी में दी जाती है। मसलन कान, आँख, गले और पेट वगैरह के इन्फेक्शन की एंटीबायोटिक्स अलग अलग होंगी। इनके अलावा कुछ खास एंटीबायोटिक्स भी होती हैं जिन्हें वाइड स्पेक्ट्रम कहा जाता है, लेकिन उमूमन ये तजवीज़ नहीं की जाती क्योंकि इनके गैर जरूरी इस्तेमाल से सुपर बग पैदा हो जाता है जो इंसानी जिस्म के लिए खतरनाक होता है। इसके अलावा भी माहिरीन का कहना है कि बिला वजह एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से हमारा जिस्म इस दवा का आदी हो जाता है और ये अपना असर हो देती है और किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में काम नहीं आती। बदकिस्मती से पाकिस्तान में एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इसके जिम्मेदार डॉक्टर और मरीज दोनों हैं। कुछ डॉक्टर्स माली फायदे की वजह से मरीजों को ये दवाएं बगैर जरूरत देते हैं और कुछ मरीज अपनी मर्जी से इलाज शुरू कर देते हैं। सन 2000 से 2010 के दौरान आलमी सतह पर एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल में 30% इजाफा हुआ। एक तहकीक के मुताबिक 50% केसेस में इन दवाओं को गैर जरूरी तौर पर दिया गया। खौफनाक सूरत हाल है कि हम जो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं इसका 20 से 50% जो हिस्सा है वो गैर जरूरी है। इस सिलसिले में हम एक्सपर्ट व्यू भी लेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर निजाम दामानी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इंसदाद इन्फेक्शन और कंट्रोल के कंसल्टेंट है। डॉक्टर दमानी जो है हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फैसल महमूद जो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के सरबराह हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। देखिए पहला सवाल जो है वो डॉक्टर दमानी से ही है। डॉक्टर साहब, तहकीक के मुताबिक आम तौर पर एंटीबायोटिक मेडिसिन का 20 से 50% इस्तेमाल गैर जरूरी है, जिस तरह भी हम अपने नाज़रीन को बता भी रहे थे। क्या ये अद्वियात जो है ये शुमार दुरुस्त है और ये कितना खतरनाक है? अगर यही फिगर्स हैं तो कितने ये डेंजरस है हमारे लिए? बिल्कुल सही, दुरुस्त है। मेरे ख्याल में मिस ऑफ एंटीबायोटिक ज्यादा कॉमन है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर और इसके 2 मेन वजूहत हैं। एक तो है लैक ऑफ अवेयरनेस, जो कि एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं इसके अंदर न सिर्फ डॉक्टर शामिल हैं बल्कि फार्मासिस्ट भी शामिल हैं।
और दूसरी बात है एंटीबायोटिक अवेलेबिलिटी ओवर द काउंटर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। 2 हफ्ते पहले जब मैं पाकिस्तान में था, कराची के अंदर मुझे ये बताया गया कि एंटीबायोटिक इवन पान वाले भी बेचते हैं। अच्छा डॉक्टर ये बताइएगा कि एंटीबायोटिक्स छोटे मोटे स्टोर्स जो हैं, जो कि परचून की दुकान है, वहां भी मिल जाते हैं और इस पर दस्तयाबी इसकी बहुत आसान है। और हम आपसे भी बात करेंगे। फैसल, आपकी तरफ आते हैं कि आपने देखा होगा एंटीबायोटिक्स इतनी आसानी से दस्तयाब है, इतनी आसानी से दस्तयाब है कि जनरल स्टोर्स तक पे मिल जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि इसका कितना लॉस है, कितना नुकसान है? जी, नुकसान तो बहुत है। देखिए, एंटीबायोटिक किसी भी दवाई की तरह सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे देनी चाहिए। एंड यहाँ पे चूंकि फार्मेसी इतनी रेगुलेटेड नहीं है और तकरीबन सारी दवाएं आपको किसी भी छोटी मोटी दुकान में मिल जाती, तो और उसके साथ साथ लोग खुद जाके मांगते हैं दवाइयाँ विदाउट रियली किसी डॉक्टर से रुजू किए हुए। तो इसके बहुत सारे नुकसान आते हैं। हर दफ़ा आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये खदशा होता है कि आपके अंदर जरासीम है, अच्छे वाले भी मरते हैं और बुरे वाले जो हैं वो इनके खिलाफ ताकत पैदा कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, नो ऑफेंस टू ऑल द डॉक्टर्स, लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि छोटी सी बीमारी जैसे खांसी जुकाम टाइप पे भी डॉक्टर्स रेकमेंड कर देते हैं 3rd 4th जनरेशन एंटीबायोटिक्स। तो इसका कितना नुकसान हो सकता है और ये क्यों होता है? मतलब क्यों इतनी हैवी ड्रग्स फॉर अ वेरी सिंपल एलिमेंट? जी, अब वही बात है। देखिए, इसमें एजुकेशन का भी ताल्लुक है। अक्सर जो डॉक्टर्स होते हैं दे फील कि अगर कुछ नहीं तो एक एंटीबायोटिक दे देते हैं, अगर फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं होगा, मगर दैट्स नॉट ट्रू। अच्छा, एक और चीज जो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि होता ये है कि मेरे बच्चे मिसाल के तौर पे बीमार पड़े, मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, डॉक्टर कहेगा वायरल है, कोई मसला नहीं है, आप ये 3 दिन में अपना टाइम लेके उतर जाएगा। लेकिन पेरेंट्स ये जिद करते हैं कि नहीं, आप मेरे बच्चे को एंटीबायोटिक दें, कल से स्कूल जाना है, जल्दी ठीक होना है इसको। बिल्कुल, और ये डॉक्टरों का ये काम है कि वो एजुकेट करें कि भाई अगर मैं एंटीबायोटिक दूंगा तो उससे जल्दी ठीक नहीं होंगे। और इसके दूसरे भी तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मुझसे एंटीबायोटिक मांगे और मुझे पता है एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, मगर शायद आगे जरूरत पड़े, कभी कभार नज़र खांसी में जरूरत पड़ती है देने की, तो फिर मैं उनको एक डिलेड प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ठीक है, आप ये ले लें, अभी इस्तेमाल मत करें, मगर 3 से 5 दिन में अगर तबीयत बेहतर हो तो फिर इस्तेमाल कर लें। इस तरह से आपको भी टाइम मिल जाता है, उनको भी टाइम मिल जाता है, उनको पता है कि एटलीस्ट बस कुछ ना कुछ तो है। आप दे देते हैं बट विद अ बिट ऑफ वार्निंग, विद अ बिट ऑफ वार्निंग एंड टाइम। सो यूजुअली 3 से 5 दिन में वैसे तबीयत ठीक हो जाती है, उनको लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर फैसल, इस पर हम मजीद बात करते हैं, लेकिन ये है भी हम आपको बता दें कि 2 एंटीबायोटिक्स अद्वियात हैं जो इंतहाई इमरजेंसी में दी जाती हैं, जब दीगर एंटीबायोटिक्स अद्वियात का असर नहीं हो रहा होता। जी बिल्कुल, इनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। और एक है जी जिसका नाम है कार्बापेनम्स, और जिसके इस्तेमाल में 40% इजाफा हुआ है, जबकि दूसरी है पोलीमिक्सिन्स जो अब 13% ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि ये इजाफा बहुत ज्यादा है और इतनी हसास अद्वियात से इस तरह इलाज जाहिर करता है कि हमें खतरात का दुरुस्त इदराक ही नहीं है, और बीमारी के पहले मरहले में इन अद्वियात के इस्तेमाल का मशवरा ही एक मुजरिमाना फेल है। बिल्कुल डॉक्टर दमानी, आपसे अब मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि ऐसा महसूस हो रहा है कि कई वायरल जो इन्फेक्शंस हैं उनमें एंटीबायोटिक्स बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होती, वो काम करना छोड़ देती हैं। तो फिर ये बता दें कि इन्फेक्शन से कैसे अपने आप को कर सकते हैं, बचा सकते हैं? आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि 10 साल पहले एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसकी जो कराची में हुई थी और पब्लिश लैंसेट के अंदर हुई थी, और इसमें बताया गया कि हाथ धोना ऑर्डिनरी सोप और वाटर से, उसकी वजह से 50% निमोनिया और डायरियल डिजीज जो है कम हो। तो सिंपल हैंड वॉशिंग विथ नॉर्म ऑर्डिनरी सोप एंड वाटर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, न सिर्फ डिजीज बचाने में बल्कि डिजीज को स्प्रेड करने में अपनी फैमिली के अंदर। तो ये बड़ी सिंपल इंटरवेंशन है। अच्छा, जिस तरह के डॉक्टर दामानी आपने एक बात की कि किस तरह सफाई का ख्याल रख लिया जाए अगर, तो इससे ही बीमारियां कम हो जाती हैं, लेकिन यूनिसेफ की एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान की 50% आबादी को सफाई की बुनियादी सहूलियात तक भी रसाई नहीं है। बिल्कुल, और अगर आदाद-ओ-शुमार की बात की जाए तो पाकिस्तान में सफाई की बुनियादी सहूलत ना होने की वजह से मईशत को 144 अरब रुपए का नुकसान होता है, और ये हमारी मईशत का तकरीबन 4% है। और ये तहकीक भी 5 साल पुरानी है और मईशत पर इसका बोझ मजीद बढ़ना है। एंटीबायोटिक्स अद्वियात के इस्तेमाल के सिलसिले में दुनिया भर के तिब्बी माहिरीन के 2 मशवरे हैं। पहला तो ये कि कोशिश की जाए कि इसके इस्तेमाल की नौबत ही ना आए, दूसरा ये कि गैर जरूरी तौर पर इनका इस्तेमाल ना किया जाए। फिर भी सवाल यह है कि खुद डॉक्टर साहिबान सूरत हाल का इदराक रखते हुए, सूरत हाल को अच्छी तरह जानते हुए ये
अद्वियात क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, क्यों इनकी प्रिस्क्रिप्शन बना के देते हैं? और जब हमने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की तो हम खुद परेशान हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसके जवाब के लिए हमने राब्ता किया अद्वियात बनाने वाले एक इदारे के नुमाइंदे से जो पिछले 40 सालों से इस शोबे से मुंसलिक है, और शनाख्त जाहिर ना करने की शर्त पर जो उन्होंने कहा वो हम आपके सामने रख रहे हैं। काम वगैरह में भी डॉक्टर्स अपनी आसानी के लिए एंटीबायोटिक अद्वियात तजवीज़ कर देते हैं। नीम डॉक्टर साहिबान ने तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब कर दी है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें वो काबिल डॉक्टर्स शामिल नहीं जो नामवर अस्पतालों से मुंसलिक हैं। वो मर्ज के इब्तदा ही में भारी एंटीबायोटिक यानी 3rd और 4th जनरेशन तजवीज़ कर देते हैं, जो कि खुद एक मुजरिमाना फेल है। अद्वियात बनाने वाली कंपनियों और डॉक्टर्स पर यकसा जिम्मेदारी आयद होती है। ज़्यादातर डॉक्टर साहिबान के अद्वियात बनाने वाली कंपनियों से मुआहदे होते हैं और उन्हें हर बार एक मखसूस दवा तजवीज़ करने पर कमीशन दिया जाता है। आजकल किसी मखसूस दवा तजवीज़ करने पर डॉक्टर साहिबान को 50% तक हिस्सा मिल जाता है। दही इलाकों में तो सूरत हाल संगीन है। इन इलाकों में एहतसाब का कोई तस्वुर नहीं, और यहाँ डॉक्टर साहिबान को एडवांस में ही नकद रकूम दी जाती हैं। अद्वियात बनाने वाले इदारे डॉक्टर्स को बैरून मुल्क के दौरे भी कराते हैं। अच्छा, यहाँ आपको ये भी बता दें कि हयाताबाद पेशावर के एक हॉस्पिटल के लिए 2013 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी ने एक रिसर्च की, और इस रिसर्च के मुताबिक कुछ मैं आपको फिगर्स दे दूं कि 85% केसेस में मखसूस ब्रांड की एंटीबायोटिक अद्वियात जो है वो तजवीज़ की गई, और सिर्फ 15% ही उनके तिब्बी फार्मूलाज के हिसाब से इलाज के लिए दी गई थी, यानी वो बिल्कुल देखा नहीं गया कि वो रेकमेंडेड भी थी या नहीं। यानी 85% केसेस में डॉक्टर्स ने मखसूस ब्रांड की ही दवा इस्तेमाल करने को कहा। डॉक्टर फैसल, आपकी जाने बातें हैं। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि अगर फर्स्ट जनरेशन की दवा एक बच्चे को दी जाती है और वो बहुत अरसे तक इस्तेमाल कराई जाती है तो वो अपना काम करना छोड़ देती है, फिर सेकंड जनरेशन और फिर थर्ड जनरेशन क्या है, समझाइएगा। नहीं, नॉट रियली। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन का ये मतलब नहीं कि फर्स्ट जनरेशन थर्ड जनरेशन से बुरी है, और ये कॉमन कॉन्सेप्ट है कि एक एंटीबायोटिक हल्की पुल्की है या एक ताकतवर है। हर एंटीबायोटिक बराबर है, और फर्स्ट सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में फ़र्क बस ये होता है कि वो कितने जरासीम को मारती है, और क्या वो जो जरासीम ताकत पैदा की उसको उसके अगेंस्ट काम कर सकती कि नहीं कर सकती। सो इट्स नॉट लाइक अगर फर्स्ट जनरेशन ने काम नहीं किया तो थर्ड ही काम करेगी। अक्सर बट स्ट्रॉन्गर नहीं होगी, मतलब एक सेंस तो यही लगती है कि अगर ज्यादा होगी एग्जैक्टली, एंड दैट्स अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन दोनों पेशेंट्स में और डॉक्टर्स में कि नई एंटीबायोटिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। स्ट्रेंथ ऑफ एंटीबायोटिक का मतलब है कितनी अच्छी तरह जरासीम को मारेगी, एंड कमिंग अबाउट फर्स्ट जनरेशन जो एंटीबायोटिक्स हैं वो थर्ड जनरेशन से ज्यादा अच्छा मारती है। एंड रियली एंटीबायोटिक का यही है कि आपको ये देखना है कि जरासीम कौन सा मारना है और उसी मुनासिबत से आप वही एंटीबायोटिक दें जो सिर्फ उसी को मारे, बाकी को ना मारे। जब आपको पता नहीं कौन सा जरासीम है फिर आप देते हैं ऐसे जो कि सभी को मार दे। क्या बहुत ज्यादा बेतहाशा बेदरीग इस्तेमाल हमें अपने एंड की तरफ लेके जा रहा है, आप ये समझते हैं? एब्सोल्युटली। तो जब भी एंटीबायोटिक्स दरियाफ्त थी इसी सदी के शुरू के तो हमको लगा था कि बस सब इन्फेक्शन से हमारा जान छुट जाएगा और कुछ सालों में इन्फेक्शन हमको तंग ही नहीं करेगा, मगर अब अनफॉर्चुनेटली वही जमाना वापस आ रहा है। ऐसे भी जरासीम अब आना शुरू हो गए, नॉट जस्ट एग्रेसिव बट वही आम जरासीम जो कि पेशाब इन्फेक्शन करते हैं, जो नॉर्मल चीजें करते हैं, मगर उनके लिए हमारे पास कोई भी दवाई मौजूद नहीं है। इवन हमारे जो सॉरी दैट इज डेफिनेटली अलार्मिंग। बल्कि हम डॉक्टर दमानी को भी इस कॉन्वर्सेशन में लाएंगे। यही सवाल आपसे भी कर रहे हैं डॉक्टर दमानी के आगे चलकर किन मसाइल का सामना हो सकता है हमें? ये इशू बहुत सीरियस है और हम सबको अमल आज करना है, स्पेशली जो हमारे पास करंट एंटीबायोटिक अवेलेबल है उनको प्रिजर्व करना है, स्पेशली उन एंटीबायोटिक को जो कि स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है या जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इस वजह से कि पिछले 25 सालों के अंदर कोई भी नया एंटीबायोटिक का कंपाउंड डेवलप नहीं हुआ है और हमको 10 से 15 साल लगते हैं एक एंटीबायोटिक को डेवलप करके उसको मार्केट में लाने के लिए। ये इशू सीरियस इस वजह से है और हमने अगर एक्ट नहीं किया आजकल तो WHO की एस्टिमेशन है कि बाय 2050 10 मिलियन लोगों की डेथ होगी इन्फेक्शन की वजह से। इस वजह से कि जब वो अस्पताल में जाएंगे तो उस वक्त कोई एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं होगी जो कि इफेक्टिव हो
उनके 2025 का एंटीबायोटिक अद्वियात के गैर मुअस्सर होने से खदशा है कि 10 मिलियन लोग, 1 करोड़ अफराद लुक़्मा आजल बन जाएंगे, मौत के मुंह में चले जाएंगे। डॉक्टर दमानी ये इंकशाफ कर रहे थे जिससे दुनिया को मुआशी तौर पर 66 खरब पाउंड का नुकसान होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर्स पर ही डाल दी जाए। बिल्कुल डॉक्टर फैसल, ये बताएं कि मतलब ये ऐसा हो सकता है कि इतनी वायरल इन्फेक्शंस हो और इसके लिए कोई क्योर ना हो, कुछ काम ना कर रहा हो? एक्चुअली एक चीज ये कि ये वायरसेस के लिए नहीं होती, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए होती हैं। एंड यही एक कंफ्यूजन है कि वायरसेस के खिलाफ एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती। तो जैसे अगर डेंगू का वायरस है उसके अंदर एंटीबायोटिक देने का फायदा ही नहीं है कोई, और देने से नुकसान यूं है कि फिर ऑब्वियसली आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। अच्छा सही, एक तो हमारे आने वाली जनरेशन में रेजिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से। दूसरा ये कि डॉक्टर जब शुरू में हम किसी बच्चे को या किसी बड़े को भी बीमार को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो वो सारे टेस्ट परफॉर्म करके ये बताने के काबिल नहीं होता कि ये वायरल है या बैक्टीरियल है। तो वो आजकल डॉक्टर जो है वो कैसा इलाज करते हैं कि वो थोड़ी सी एंटीबायोटिक भी देते हैं और वायरल होगा तो खुद अपना टाइम लेके चला जाएगा। इज इट लाइक दैट? यस एंड नो। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत ही क्लियर कट होते हैं। भाई आपको पता है ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, जैसे जल्द का इन्फेक्शन है फॉर एग्जांपल। कुछ जो होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे शुरू के दिनों में डेंगू, टाइफॉइड, मलेरिया ये सब यकजा लगते हैं। तो शुरू के दिनों में थोड़ा सा मुश्किल होता है इनके अंदर टू फिगर आउट कि ये वायरल है, बैक्टीरियल है, कौन सा है। सारे एक जैसे लगते हैं, सारे सिम्टम। और बैक्टीरिया के जो टेस्ट होते हैं उनके आने में भी 3 से 5 दिन लगते हैं, तो फौरन नहीं आते। तो एक्चुअली डॉक्टर, हम लोग यूजुअली पेशेंट की बीमारी को देखते हुए, पेशेंट की सीवियरिटी को देखते हुए डिसाइड करते हैं भाई इसमें इंतजार करने का टाइम है कि नहीं, या फटाफट दवाई देने की जरूरत है। अलबत्ता ये जरूर है, अगर फर्ज करें मुझे लगा ये बैक्टीरियल है, मैंने एंटीबायोटिक दे दिए इनको, निकला वायरल, तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं एंटीबायोटिक जल्द से जल्द बंद कर दूं। लेकिन डॉक्टर फैसल, वेरी क्विकली, अगर किसी को कोई बीमारी है और इसीलिए लोग सेल्फ मेडिकेशन में भी इंडल्ज करते हैं, आई एम गिल्टी फॉर दैट एज वेल, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको दवाइयां दी, एंटीबायोटिक्स या व्हाटएवर इट इज, नेक्स्ट टाइम आफ्टर अ मंथ और 2 or 3 यू गेट द सेम थिंग, shouldn't you take the same prescription या आपको दोबारा? Not at all, because I stand corrected. मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, लेकिन इसका जवाब बड़ा जरूरी है। इसका जवाब this is not blood pressure, this is not diabetes कि यही दवाई दोबारा काम करेगी। एंड अगर मेरा गला खराब है तो देयर आर मिलियन जरासीम जो गला खराब करते हैं। अच्छा नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मेरा गला खराब है, कल मुझे दोबारा आके ये वाला मॉर्निंग शो करना है, तो अब मैं अगर बीमार पड़ गया, मुझे बुखार हो गया जो कि मुझे डर है, तो मैं जाके एंटीबायोटिक ले लूंगा, कल सुबह फ्रेश बैठा हुआ, डोंट यू थिंक इट विल वर्क? और ऑफ कोर्स नॉट। विद अ सोर थ्रोट, अगर मेरा गला खराब है, मेरा एक दिन में तबीयत ठीक होने वाली, वैसे भी मैं एंटीबायोटिक लूंगा तो मुझे लगा एंटीबायोटिक से तबीयत ठीक हुई है, वरना वो तो खुद ही ठीक हो जाती है। एंड दैट्स गरारे करूं, क्या करूं, बता दो। ट्रिकी सिचुएशन है, लेकिन डॉक्टर्स दोनों ने यही कहा है कि खुद अपने आप को प्लीज सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल ना करें। डॉक्टर फैसल एंड डॉक्टर दमानी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस अबाउट दिस। तो हमें जी एक मॉरल ऑफ द स्टोरी जिस तरह कि आपको पता होता है, तो हमें आज पता क्या चला है सारी चीजों से। एक मैंने तो सीख लिया, आई एम नॉट गोइंग टू सेल्फ मेडिकेट माई सेल्फ, लेकिन डॉक्टर्स ने कुछ और चीजें भी पॉइंट आउट की हैं जिनके बारे में हम बात कर लें। जी, सबसे पहली बात तो ये जो मैं कहना चाह रहा हूं कि गैर जरूरी तौर पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। डॉक्टर्स को भी ये बात समझनी है कि अगर एंटीबायोटिक्स जरूरी है, हमारे डॉक्टर्स ने जल्द तरीका इलाज के तौर पर एंटीबायोटिक्स मुतारिफ करा दी हैं, उससे बचना है और कोशिश करनी की अगर जरूरत है एंटीबायोटिक्स की तभी दी जाए एंटीबायोटिक्स। अच्छा, कुछ चीजें मैंने लिख ली थी। साफ पानी की फराहमी और सेहत और सफाई का खास ख्याल, ये डॉक्टर दमानी कह रहे थे कि ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि इस तरह आपको ज्यादा इन्फेक्शन हो सकती हैं, तो पानी अपने इर्द गिर्द बिल्कुल आप साफ रखें। और अस्पताल इन्फेक्शन कंट्रोल और डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक्स बिल्कुल नहीं लेनी है। तो डॉक्टर फैसल ने अभी मुझे पर्सनली भी बता दिया है कि दिस इज रॉन्ग, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स अद्वियात के बेदरेग और बिला वजह इस्तेमाल, एब्सोल्युटली, ये तो मतलब आई थिंक इट्स कॉमन सेंसिकल, ये किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है आपको उस दवाई की तो मत लें, और ना ही रेकमेंड करें किसी और को। और कुछ आप कहना चाहिए? बिल्कुल, लाइव स्टॉक जो कि एग्रीकल्चर है, और इन शोबों में भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कम करें। इसके लिए बहुत ज़रूरत है कि हम अपने डॉक्टर से पूछें कि आप मेरे बच्चे को या मुझे एंटीबायोटिक दे रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत है? आप समझते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इस पर एंटीबायोटिक काम करेगी, अगर ये वायरल इन्फेक्शन है तो मत दें। जब डॉक्टर को पता चलेगा कि मरीज भी हमारा अवेयर है तो वो एहतियात करेगा, ऐसी प्रिस्क्रिप्शन नहीं बनाएगा। और इससे सबसे बड़ी बात है, अपनी सेहत में इंटरेस्ट लें। अगर आप ऐसे डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं जो आपको पिंक गोली और नीली गोली और पीली गोली दे रहे हैं, आप पूछें क्या नाम है और समझने की कोशिश जरूर करें कि आपको प्रॉब्लम क्या है।
अपनी सेहत पे तवज्जो दें। बिल्कुल, रूह की ग़िज़ा का बंदोबस्त कर लिया जाए। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात कर लेते हैं निसार बज़मी साहब की। निसार बज़मी साहब की आज जिस तरह के हमने कहा 92वीं उनका जन्मदिन है, उनकी सालगिरह है, और आज हमने अपने मॉर्निंग शो में मुख्तलिफ फेजेस में उन्हें उनके गाने सुनवाए, उनके सफ़र की बात करते हैं। तो उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो से किया, जहां 1944 में मुंबई रेडियो से नशर होने वाले ड्रामे नादिर शाह दर्रानी की मौसीकी निसार बज़मी ने तरतीब। आई एम अमेज्ड वजी आपकी नॉलेज पे। ओह माय गॉड, लेट्स लिसन टू सम म्यूजिक। इट्स ऑल रिटन यार, अब आप कैसी बातें कर रही हो? जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, लिए आंखों में गुरूर ऐसे बैठे हैं हुजूर। जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, मुस्कुराहट पे बहारों को भी रश आने लगा, हाय बहारों को रश आने लगा। तुम किस कदर हंसी हो तुमको खबर नहीं। अच्छा जी, तो फिर ये वजी ने तो आपको कुछ स्टैट्स इनके बारे में दे ही दिए हैं कि नादिर शाह दुर्रानी की मौसीकी उन्होंने तरतीब दी, और जिसके 2 बरस बाद ही पहली फिल्म जमना पार रिलीज हुई, और फिर अगले 12 बरस के दौरान निसार बज़मी ने 40 फिल्मों की मौसीकी दी। मेरी आँखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरे से मरा न सही, फिर भी कभी तो पहले से मरा न सही। आशा भोसले, मनाडे और मोहम्मद रफ़ी से इन्होंने गाने गवाए। 1962 में लाहौर आ गए और यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने किस्मत आजमाई की, और फिर कौन सा सिंगर हमें ऐसा नहीं था जिन्होंने निसार बज़मी के साथ गाने की ख्वाहिश नहीं की। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं, जो बचा था। ब्यूटीफुल सॉन्ग। मेरा दिल चाहता है कि हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक हो शो का, जिसमें गाने बजते रहे। हाँ? अच्छा आइडिया है मेरा ख्याल है। लेकिन वो रोजाना एक चीज अच्छी नहीं रहेगी। हम थोड़े दिनों बाद निसार बज़मी के कुछ गीत शामिल कर लिया करेंगे। निसार बज़मी या एनी म्यूजिक, देयर इज सो मच म्यूजिक इन द वर्ल्ड दैट वी नीड टू लिसन टू। ब्रेक ले रहे हैं। रोबिन घोष का मैंने नाम नहीं सुना, उनकी म्यूजिक नहीं सुनी, मुझे बहुत याद आ रहे हैं। दूर जा रहे हैं हम दूर जा रहे हैं। न्यूज़ ब्रेक से वापस आते हैं। जियो पाकिस्तान। नजर में है प्यार के इशारे, कुछ लोग रुक कर लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग। और अगर आप हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान, और अब आपको बताते हैं इस घंटे की टॉप स्टोरीज। जिलाई हुकूमत कराची ने शहर में 100 दिन की सफाई मुहिम शुरू कर दी। मेयर के पास इख्तियारात ना होने के बराबर, मगर मसाइल पहाड़ जैसे। काम चलेगा कैसे, मेयर वसीम अख्तर से जानेंगे। तनख्वाह बढ़ गई, लेकिन अवामी नुमाइंदों को आराम की आदत पड़ गई। कोरम पूरा न होना मामूल बन गया। हुकूमती बिल पास होने में भी कई दिन लग जाते हैं। अरकान असेंबली का रवैया समझ से बालातर है। और बेमिसाल धुने, लाजवाल गीत, अनमोल सुर। आज दिन है निसार बज़मी की यादें ताजा करने का। लिए आंखों में गुरूर ऐसे बैठे हैं हुजूर। जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, हाँ जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, लिए आंखों में गुरूर ऐसे बैठे हैं हुजूर। जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। अच्छा, ये गाना तो थोड़ा सा बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट हुआ, सुना हुआ था? हाँ। मैं नहीं सुना हुआ था। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपने नहीं सुना था। आई फील, मैं अपने आप को बड़ा प्राइड करती हूँ ऑन द फैक्ट कि मैंने सारे गाने सुने हैं या फिर बहुत ज्यादा सुने हैं, लेकिन ये वाला मुझे इसकी रिकॉल नहीं आई होगी, थोड़ी देर में दोबारा सुनेंगे तो आ जाएगी। ओह वेल, चलिए जी, हम जरा थाने जो शिफ्ट हो रहे हैं पुलिस स्टेशंस इन कराची, उसकी बात कर ले, और उस पर हमने मजीद जरा डिटेल करनी है।
कराची के थानों की इस्लाह और जोन्स में तब्दीलियों का सिलसिला शुरू हो गया है और कराची के थानों में SHOs की तैनाती और तबादलों के मामला जो हैं वो चल ही रहे हैं, लेकिन थानों के इस्लाह और जोन्स में तब्दीलियों का सिलसिला भी शुरू हो गया और गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान गैर एलानिया तौर पर शहर के 14 थानों का इंतजाम एक जिले से दूसरे जिले में मुंतकिल किया गया है और इस अमल से अगरचे शहरियों को कोई खास दुश्वारी या परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन पुलिस के काले बजट की आमदनी जरूर मुतासर होगी क्योंकि उन थानों से महरूम इजला के काले बजट की आमदनी कम और कुछ की ज्यादा हो गई है। पुलिस राय के मुताबिक गुज़िश्ता चंद माह के दौरान कराची के जिला गरबी के 5 थानों का इंतजाम डिस्ट्रिक्ट साउथ के हवाले किया गया। इन थानों में वेस्ट के किमाड़ी सब डिवीजन के 3 पुलिस स्टेशन, किमाड़ी, KPT और डॉक्स, जबकि इसी जिले के माड़ेपुर के सब डिवीजन के मोचको और माड़ेपुर थाने शामिल हैं। इसी तरह एक और थाने गुलशन मेमार को भी जिला गरबी से अलग करके जिला ईस्ट में शामिल किया गया है। अब ये थाने ईस्ट जोन के मरीर जिले के SSP के जेरे इंतजाम किए गए हैं। नए इंतजाम के बाद जिला गरबी को मजमूई तौर पर 6 थानों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा और इस इंतजामी हदूद की भी पहले से काफी छोटी कर दी गई हैं। इन थानों की अजला में तब्दीली का फैसला 1 साल या इससे ज्यादा वक्त पहले किया गया, लेकिन चूंकि जिला मलीर के 4 थाने आमदनी के हवाले से इंतहाई पुरकशिश थे, लिहाजा वहां के साबिका बाअसर SSP की ख्वाहिश पर सूबे की आला क़यादत ने इस फैसले पर अमल दरामद को रोके रखा। ज़राए के मुताबिक इस SSP की मुअत्तली और जिला मलीर से हटाए जाने और उनकी मुअत्तली के दौरान इस फैसले पर अमल दरामद हो सका है। थोड़ी सी कंफ्यूजन है जिसके लिए हमने इनवाइट किया है नुमाइंदा खजियो अफजल नदीम डोगर साहब। ही इज गोइंग टू मेक सेंस फॉर अस। डोगर साहब, फर्क पड़ता है कि इस तरह पुलिस स्टेशंस आप मूव कर दें, जगह इधर से उधर जोन बदल दें? हाँ, इंतजामी लिहाज से तो मैं समझता हूँ कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम देखें पब्लिक की सहूलत के हवाले से तो बहुत फर्क पड़ता है इसका कि एक हमारे पड़ोस में 2-3 थाने थे कि जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में थे और वेस्ट के जो SSP या जोन के जो DIG वो साइट में बैठते थे या दूर बैठते थे, तो इस वजह से जो है यहाँ के जो लोग थे इनके मसले मसाइल जो वहाँ होते थे उनको दूर जाना पड़ता था। ये सूरत हाल करने से चूंकि ये साउथ में आ गए हैं तो साउथ के SSP भी करीब बैठते हैं, DIG जोन के भी करीब बैठते हैं, तो आप कह रहे हैं कि अवाम को फायदा हुआ है? अवाम को तो फायदा हुआ है, लेकिन अवाम के लिए किया गया था या जरूरत क्या थी ये करने की? मेरे ख्याल से जो फैसला तो ये अवाम के लिए किया गया, लेकिन मेरी दिलचस्पी इसमें यूं बढ़ी कि 1.5 साल पहले ये फैसला हुआ था, इस पे अमल दरामद अभी इसी नवंबर में या हम ये कहें कि अभी शुरू हुआ। तो जब इस पे बात आगे बढ़ाई तो क्यों ऐसा हुआ, इतनी देर से क्यों फैसले पे अमल दरामद हुआ, तो पता चला कि एक SSP जिसका आपने खुद तज़किरा किया कि वो नहीं चाहते थे कि 5-6 थाने उनके इतना ताकतवर होता है डोगर साहब कि वो सूबाई हुकूमत को थानों की हदूद तब्दील करने से रोके रखे सिर्फ इसलिए कि पुरकशिश थाने हैं, वहां लगकर ज्यादा उनका बेसिकली दिल नहीं चाह रहा। वजी ये तो SSP हैं, मैं तो SHOs भी यहाँ ऐसे रहे हैं बासर। जब ये यही SSP SHO होते थे तो आप सोशल मीडिया में हमेशा से नाक का बाल रहे हैं मेरा ख्याल है। जी हाँ, जब आप देखें कि ईद की नमाज आप सेकंड पढ़ रहे हूँ, वो भी पाकिस्तान साबिक सदर के साथ या इस तरह की और वो चीजें होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बात हमारी जो है वो उसमें समझ आ जानी चाहिए। तो जाहिर है लेकिन पॉलिटिकल एफिलिएशंस नहीं होनी चाहिए पुलिस वालों की, खासतौर पर उससे काम भी मुतासिर होता है, इंतजामी उमूर भी मुतासिर होते हैं और सबसे ज्यादा अवाम सफर करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये मामला तो अभी चलेगा, जो पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट थी ये तो अभी चंद साल और चलेगा, लेकिन जो नई अभी भर्तियां हुई हैं इसमें हम लोग काफी हद तक मुतमिन हैं कि जो नई इंतजामिया जो सिंध पुलिस की थी, लोगों ने जो भर्तियां की हैं ये सियासत से बालातर की हैं। गो के छोटी मोटी चीजें तो हुई होंगी, लेकिन इसमें पॉलिटिकल लोग वो तो बहाल हो गए हैं और अभी चूंकि एक तनाजा था कि उनकी तकर्री का कि वहीं वापस जाने के लिए वो पर तोल रहे थे, लेकिन इस पे शायद अभी मामला आ रहा है। जिस तरीके से उनकी बहाली हुई है इतने उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये भी हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर तैनाती बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अफजल नदीम डोगर साहब ने कही है। हमारी सूबाई हुकूमत जो सिंध की है उसे गौर करना चाहिए कि जो भले SHO हो, भले DSP हो, भले SSP हो, उसको इतना पावरफुल ना कर दें कि वो अवाम के मफादात को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। आपकी दोस्तियां अवाम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डोगर साहब, बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर मेकिंग सेंस ऑफ दैट। वजी वाकई मतलब ये तो हम कहते ही रहते हैं कि अपनी पर्सनल बिना पे चीजें ना हो, मतलब देयर हैज टू बी अ सिस्टम कि कोई भी इस तरह ना कर सके कि एक बंदे की वजह से ये काम पहले नहीं हो सका। ट्रिब्यूट्स का टाइम आ गया और आज हम बहुत से लोगों को ट्रिब्यूट तो दे ही रहे हैं। एक और हमारे क्रिकेटर
साबिक क्रिकेटर मैं कहूंगी, बिल्कुल साबिक फॉर्मर क्रिकेटर, उनको भी आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं। और किसकी बात हो रही है? सरफराज नवाज की। स्विंग, बॉलिंग, रिवर्स के ईजाद करने वाले। अब देखें किंग तो स्विंग के। देखिए थोड़ा सा हमने आपको हिस्ट्री लेसन भी दे दिया और वजी के पास तो बहुत ही मेरा ख्याल है स्टैट्स हैं। वजी आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय यू। लगता है यही है कि आप बहुत ही बड़े क्रिकेट फैन हैं। अच्छा, तमाम लड़के पाकिस्तान में जितने हैं वो क्रिकेट फैन हैं और अब तो क्रिकेट एनालिस्ट बन गए। अच्छा, हम आपको बताएं कि कराची में नए मेयर का इंतखाब हुआ 1 साल पहले और अब से कुछ अर्सा पहले उन्होंने हलफ उठाया और अब तकरीबन 1 साल गुजरने के बाद वो अपनी जिम्मेदारियां संभालने में कामयाब हुए हैं। कराची के हालात में कितनी तब्दीली आएगी और क्या इख्तियारात ना होने के बावजूद मेयर वसीम अख्तर कुछ कर सकेंगे, कराची को कुछ रिलीफ दे सकेंगे, ये हम जानेंगे वसीम अख्तर से ही, जो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए जियो पाकिस्तान। वेरी नाइस वजी। जी, कराची में 100 दिन की सफाई मुहिम तो शुरू हो गई है, मगर शहर के मेयर के पास इख्तियारात ना होने के बराबर, जबकि मसाइल पहाड़ जैसे हैं। और मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि महदूद वसाइल और इख्तियारात के बावजूद 1 दिसंबर से शहर की सफाई के लिए 100 रोजा मुहिम का आगाज कर देंगे। फंड की यूटिलाइजेशन आप चेक कर लें, हमें पैसे दे दें ताकि हम अवाम का पैसा उनको लौटा दें, उनको फैसिलिटेट करें, उनके इश्यूज रिजॉल्व करें। ये एक गुजारिश है साहिब इक़्तिदार से, अगर वो मान ले। बाकी हम जद्दोजहद करेंगे इंशाल्लाह, हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वसाइल जितने भी हों हम उनमें रहते हुए इंशाल्लाह जितना भी डिलीवर कर सकेंगे ह्यूमनली पॉसिबल हम करेंगे। वसाइल हमारे पास कम है, पैशन हमारा कम नहीं है। वसीम अख्तर ये कह रहे थे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब। मेयर कराची हमारे मेहमान हैं और हमें खुशी है कि आपने हमें वक्त दिया। आपसे गुफ्तगू करेंगे सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला गुज़िश्ता साल दिसंबर की 5 तारीख को मुकम्मल हुआ। इसके बाद यानी कि 24 अगस्त को मेयर डिप्टी मेयर का इंतखाब अमल में आया, करीबन 8 8.5 महीने बाद, जिसमें वसीम अख्तर ने जेल से हिस्सा लिया और बिलाखिर 16 नवंबर को रिहाई उन्हें नसीब हुई। इस दौरान पूरे सूबे खुसूसन कराची के मसाइल में भी कई गुना इजाफा हुआ, मगर सूबाई हुकूमत बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात में भी कई गुना कमी करती गई। हालांकि वज़ीर आला के दावे और वादे कुछ और हैं। सुनिए वो वज़ीर आला क्या कह रहे हैं। एक्ट में हर टियर के इख्तियारात मौजूद हैं, वो इख्तियारात इन लेटर एंड इन स्पिरिट इंशाल्लाह ताला फॉलो अगर हो रहे हैं और होंगे, वहाँ पे कई कोताहियां तो वो बर्दाश्त नहीं होंगी, वो टोटल इख्तियारात मिलेंगे। सिंध में कानून की रौ से बल्दियाती नुमाइंदों को महदूद इख्तियारात हासिल हैं और वज़ीर आला सिंध पहले ये कह चुके हैं कि इससे कबल बल्दियाती इदारों को बहुत ज्यादा इख्तियारात देकर सूबाई हुकूमत के बेबस कर दिया था। मुशर्रफ का जो कानून था, जो उन्होंने बनाया था, हमारे हिसाब से हमने तो बहुत कहा कि वो डेमोलिशन नहीं था, वो डेमोलिशन प्लान था एक जो बनाया गया। बल्दियात के हिसाब से जो काम करना है वो उनके पास होना चाहिए। इन इदारों को बहुत ज़्यादा पावर दे दिए गए थे कि तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट हो गई थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कानून के हिसाब से जो भी इख्तियार है वो सारे दिए जाएंगे, अपने पराए कोई पराए नहीं है, सारे इलेक्टेड लोग हैं, लेकिन कानून के हिसाब से इख्तियार दिया जाए। आपने सुना वज़ीर आला सिंध कह रहे थे ग्रास रूट लेवल पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन को उन्हें लग रहा था कि उनके साथ नाइंसाफी की गई है, सूबाई हुकूमत के इख्तियारात छीन लिए गए हैं। अगस्त 2013 में सिंध असेंबली ने बल्दियाती निज़ाम का बिल मंजूर किया, जिसकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भरपूर मुखालिफत की। बाद में MKM, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून समेत 10 जमातों ने इसे अदालत में चैलेंज भी किया। हुकूमत सिंध, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वाटर बोर्ड को बल्दियाती हुकूमत से अलग करने के साथ साथ KDA को बहाल कर दिया गया और कचरा उठाने के लिए भी वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी अलग से बना दी गई। KDA का कहना है कि सिविक सेंटर KDA ने तामीर किया था, इस पर बल्दिया कराची का कोई हक नहीं। डिप्टी मेयर अरशद वोहरा ने इख्तियारात संभाले तो सेक्रेटरी बल्दियात ने बल्दियाती इदारों के अफसरों के तबादले और तकर्रियां शुरू कर दी। यूं मेयर और डिप्टी मेयर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बेख्तियार कर दिए गए, जबकि कराची जैसे मेगा सिटी में उबलते गटर, टूटी सड़कें, कचरे के ढेर, पानी की कमी जैसे मसाइल ने अवाम का जीना दूभर किया हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अख्तर। हुमा, आप सवाल का आगाज करें। जी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। और हमें ये भी पता है कि आपका वक्त जो जेल में गुजरा, आपने हमारा शो जो है वो
काफी गौर से देखा और पसंद भी किया। ये बताइए कि आप क्या प्लानिंग करते रहे कि मैं जब निकलूंगा तो मैं कराची के लिए क्या कर सकता हूँ, वो प्लानिंग आप करेंगे किस तरह, बिकॉज इख्तियारात तो बहुत कम है। मैं आपका जवाब भी दूंगा, थोड़ी सी और बात कर लूँ। जिस तरह से आपने स्टेटमेंट्स दिखाए हैं, इट्स लाइक हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट हमारे पास पैशन जो है वो अनलिमिटेड है। इंशाल्लाह उसमें रहते हुए जो भी इख्तियारात मौजूद हैं हमारे पास, वो उनको हम इस्तेमाल करेंगे। जहाँ तक चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा पावर्स दे दिए गए थे और वो पावर्स हमने वापस लिए हैं। आपका आइन का आर्टिकल है 140A, वो कहता है कि फाइनेंशियल अथॉरिटी, पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। तो जो इख्तियारात आप लोकल गवर्नमेंट से ले रहे हो, वायलेशन कर रहे हो आप आर्टिकल 140A की, जो आइन आपकी पार्टी ने ही बनाया था। अच्छा, वैसे आपको यहाँ रुकते हैं, आसान हमारे नाजरीन को भी समझा दीजिए आपकी मौजूदगी। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, यही समझना चाह रहा हूँ कि क्या इख्तियारात अब आपके पास रह गए हैं 2013 की। देखिए, मैं अवाम को थोड़ा सा, आपकी तरफ से बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आपका, अवाम बहुत कुछ सीखती है। जेल में जितने कैदी हैं वो आपके प्रोग्राम को बड़ा खुशी से देखते हैं और चीज़ें समझते हैं आप, क्योंकि मुख्तलिफ सेगमेंट करते हो। तो मैं चाह रहा हूँ इस प्रोग्राम के थ्रू, देखें पार्लियामेंट के अंदर जो प्रोविंशियल असेंबली है उसमें पीपल्स पार्टी के नंबर ज्यादा हैं, ठीक है। आफ्टर 18th अमेंडमेंट सूबे को चले गए हैं पावर्स, मगर सूबे को मादर पिदर आजाद पावर्स नहीं जाने चाहिए कि जो मर्जी चाहे वो अपना एक्ट बना लें। उनको जो सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है उस सूबे की, उसको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, मशवरे लेने चाहिए कि, और फिर दुनिया का सेटअप देखना चाहिए कि बड़े बड़े जो शहर हैं दुनिया के, उनमें लोकल गवर्नमेंट्स के पास क्या क्या हैं। बॉम्बे हो गया, लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, टोक्यो हो गया, कि वहाँ कैसे चल रहा है। एग्जैक्टली। तो आप अगर लोकल गवर्नमेंट के पावर सब सूबे की गवर्नमेंट को दे दोगे, जहाँ MNA MPAs जो हैं वो उसको इंजॉय करेंगे। अगर 8 सालों में ये पावर्स आपने MPAs को दिए हुए थे तो कराची शहर का ये हाल नहीं होता, लाड़काना शहर का ये हाल नहीं होना चाहिए था। वहाँ खंडरात में तब्दील हो गया पूरा लाड़काना भी, और कराची को किया जा रहा है। वसीम अख्तर साहब, माजरत के 60 साल का आप जिक्र करते हैं, हमेशा करते हैं, तमाम आपकी क़यादत करती है, लेकिन 5 साल तो आपका और पीपल्स पार्टी का रोमांस चलता रहा। उस दौरान उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए, जानबूझ के नहीं करवाए। आप जुल्फ़िकार मिर्जा की तकरीरों पर और दीगर मामलात पर तो हुकूमत से बाहर आते रहे, बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर आपने कभी भी हुकूमत से जो आपका इत्तेहाद था वो नहीं तोड़ा। इसका इल्जाम आपके सर, वो हमारी गलती है और अगर तस्लीम करते हैं, बिल्कुल वो हमारी गलती थी आना जाना, और अगर हम आ जा भी रहे थे तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो पावर्स लोकल गवर्नमेंट के उन्होंने ले लिए हैं उसको इस्तेमाल करते हुए कम से कम आवाम की सहूलत तो प्रोवाइड करते। कचरे का ढेर तो नहीं बनता। मेरा आना जाना अपनी जगह, वो मेरी गलती है। आपका कहना है कि इख्तियारात उनके पास है तो उन्होंने कुछ नहीं किया ना। अगर मैं आ जा रहा हूँ वो अपनी जगह। वसीम अख्तर साहब, अभी आपने वो 140A की बात की, क्या आपको लगता है ये इख्तियारात वापस लेने के लिए और एक्चुअली टेंजिबल कुछ करने के लिए आप अदालत जाएंगे? कुछ देखिए, मेरे पास जो इख्तियारात हैं उनको हम इस्तेमाल करते हुए हमने 100 डेज का प्लान दिया है। आज से हमारे 100 डेज शुरू हो रहे हैं। अभी यहाँ से मैं शाह फैसल जाऊँगा, वहाँ से किक स्टार्ट है सारे काम का। प्रायोरिटी हमारी ये है। एक और बात बताता चलूँ कराची की आवाम को कि कराची की आवाम, आज मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो कराची की आवाम ये नहीं कहती, क्योंकि उन्होंने वोट डाल के मुझे इलेक्ट किया है, कि मुझे नौकरी दिलवा दें, मुझे बैंक से लोन दिलवा दें या मेरा कोई और काम कर दें। 2 प्रायोरिटीज़ हैं कराची की आवाम की, कचरा हटा दें, सड़कें बना दें। अच्छा, इस पॉइंट पे आ गई है कराची की आवाम। तो ये हमने 100 डेज का प्लान शुरू किया है। आपने 100 डेज, इसी पे बात कर रहा हूँ, आपने कहा 100 डेज का प्लान है। हम आपसे पूछेंगे कि पैसा नहीं होगा तो कैसे करेंगे, हम आपसे पूछेंगे पैशन के थ्रू आप कैसे ये काम करेंगे। लेकिन आपने भी जिक्र किया आप शाह फैसल कॉलोनी जा रहे हैं, उससे आगाज करें। वहाँ कार्डियो हॉस्पिटल बना था मुस्तफा कमाल के दौर में, आपको पता है वहाँ कार्डियो की मशीनें रखी हुई हैं, यानी ECG चेक होता है, कुछ नहीं होता, उसके फंड्स जाते रहे, वहाँ की अपॉइंटमेंट्स होती रही, तनख्वाहें जाती रही। काइंडली इस मैटर को देखिएगा कि आज तक वहाँ डॉक्टर क्यों नहीं है। ये तो आपके दौर का काम है, जो आपके दौर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप 100 पॉइंट्स उठा रहे हैं इसको बाद में कर लेंगे हम। आपकी रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरा साथ दें कराची के लिए। जो हो गया वो पास्ट है,
लेट द बाईगॉन्स बी बाईगॉन, वो गलतियां थी, अब हमें आगे काम करना है। अगर विदाउट अथॉरिटी, विदाउट पावर्स मुझे आपने समंदर में छुड़वा दिया है, कराची के अवाम ने वोट डाला है, तो मुझे मदद भी चाहिए अब ना, मुझे आगे जाना है, जो गलतियां हुई हैं उनको ठीक करना है, मुझे क्रिटिसिज्म पे ना लाएं, मुझे मेरी बैशिंग ना करें, क्योंकि मैं काम करना चाहता हूं। हम आपको सपोर्ट करते हैं। पीपल्स पार्टी के अलावा जमात इस्लामी को आपने ऑन बोर्ड लिया है, आपने पीटीआई को हमने कल देखा कि आपने ऑन बोर्ड लिया, उनसे मुलाकात की है, 100 दिन के अज़्म आपने ज़ाहिर किया। बिल्कुल, तो वो आप ये बताइएगा, ऑन बोर्ड हैं, कल पीटीआई ने आपकी भरपूर हिमायत का ऐलान किया, गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया। हम भी चाहते हैं कराची में काम हो, हम भी आपकी गैर मशरूत हिमायत करते हैं। स्टेप्स में बताइए कि 100 दिन का प्लान जो है, 3 महीने में आपके पास क्या प्लान है, किस तरह आप इसे करें? देखें, जैसे कि मैंने कहा, अवाम की से मशवरा लिया, उसकी प्रायोरिटी ये है कचरा साफ कर दो, सड़कें ठीक कर दो, बाकी हम खुद संभाल लेंगे, अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। यहाँ तक पहुंच गई कराची की अवाम बेचारी, जो पूरे मुल्क को चलाती है। यहाँ के टैक्सेस से पूरा मुल्क चलता है। 67% ऑफ द टैक्स गोज टू इस्लामाबाद, 85% टैक्स गोज टू सिंध गवर्नमेंट, मगर बेचारा कराची का हाल आप दिखा रहे हो। हमने प्लान ये किया, हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं जिसमें हमारे चेयरमैन हैं। उनके साथ हमने मीटिंग्स की, उनके पास जितनी भी मशीनरी है उसको हम बरूए कार लाएंगे। फंड्स उन्होंने जमा किए हैं, जहां जहां लीकेजेस थी उनको रोका है। डीजल के अंदर चोरी होती थी, टेंडर स्टेज पे चीजें करप्शन में पैसे जाते थे, वो हमने जो शाबाश है हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को, उन्होंने वो रोक के आज उनके पास कम से कम कराची के 100 डेज के लिए कम से कम 12 से 15 करोड़ रुपए। अच्छा, तो ये 100 डेज में कितना कवर होगा, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट? देखिए, हमने कुछ यूसीज लिए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, 4-4, 6-6 यूसीज लिए हैं, ठीक है। उन यूसीज को हम डेवलप करेंगे, उधर की सड़कें, उधर से कचरा हटाएंगे, और ये यूसीज छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी। मतलब ये आपने स्टडी करके इनको पिक किया है कि हमने इन पे काम करना है। जहाँ जरूरत थी उधर हम एक पार्क बनाएंगे, अच्छा, हम एक ग्राउंड देंगे, हम एक डिस्पेंसरी को ठीक करेंगे, एक स्कूल हम देंगे। 12-15 करोड़ कम नहीं है वसीम भाई इस काम? बहुत कम है, मगर हमने शुरू करना है। मेरे साथ एनजीओज भी आ गई हैं, मेरे साथ जो मुखिर हजरात हैं कराची के, उन्होंने मुझे सपोर्ट करने की यकीन दहानी कराई है। ये 100 डेज हैं, इसके बीच में हम काम करते रहेंगे। वील लुक फॉर द फंड्स ऑल्सो। कराची के लोगों ने, पाकिस्तान का बजट भी कराची के लोगों ने बनाया था जब कायद आजम साहब के पास पैसे नहीं थे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसको लेके चलेंगे। यकीनन मैं खुद भी एक कराचीआइट हूँ और मैं देखता आ रहा हूँ, मैं अपनी लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहूंगा। बहुत सारे कराचीआइट आएंगे इस काम को, लेकिन जो एक मसला होता है वो फंड ट्रांसपेरेंसी का होता है कि इतने फंड्स जमा हुए, इस मद में खर्च हुए, उसको कैसे यकीनी बनाएं? देखें, ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो चेयरमैन हैं, जब ये जो लीकेजेस को रोक के पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरा पूरा ट्रस्ट है उनके ऊपर 100%। वहाँ मैकेनिज्म बना हुआ है टू चेक द लीकेजेस। ऐसा नहीं है सब जज्बे के साथ निकले हैं, वाइस चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं हम, और इतना बड़ा फंड नहीं है कि उसमें से खुदा ना खास्ता कोई पैसे भी जेब में डालेगा, हम ये होने नहीं देंगे। उसके अलावा केएमसी भी सपोर्ट करेगी इन डिस्ट्रिक्ट्स को। उसके बाद 3 डिस्ट्रिक्ट बच जाते हैं, साउथ, वेस्ट में एडमिनिस्ट्रेटर है और मलीर, तो उनको भी हम उनसे भी हम एंगेज कर रहे हैं उनको, और उधर से भी हम यूसीज लेंगे कुछ, जिसमें केएमसी अपनी मशीनरी भी देगी, मैन पावर भी देगी, जो मैक्सिमम हो सकेगा केएमसी उनको भी, उस डिस्ट्रिक्ट को भी प्रोवाइड करेगी। तो एक जज्बा लेकर निकले हैं शायद, और इसके साथ साथ अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि कराची को पैकेज दें। फेडरल गवर्नमेंट का बजट कराची के पैसे से बनता है, कराची का टैक्स जाता है तो बजट बनता है भाई, मगर हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब एक पैकेज दें कराची को बड़ा, ताकि हम उस स्कीम्स डालें, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स डालें, स्टार्ट कर रहे हैं उसको आप आगे बढ़ा सकें, कंटिन्यू रख सकें उसे, ताकि कराची के लोगों को रिलीफ मिले। मैं आपके तरफ से कराची के लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे साथ ही हैं, आपसे इस पे भी बहुत बातें करनी है, लेकिन हमारे पास आ रही है, और वो ब्रेकिंग न्यूज है कि मरदमशुमारी में ताखीर से मुताल्लिक आज खुद नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की है। हमारे पास वजीर आजम को तलब करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा, ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। बार बार मरदमशुमारी डिले किए जाने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये कहते हैं कि हमारे पास वजीर आजम को तलब करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। वजीर आजम
कब पेश हो सकते हैं, हमें बताएं। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने का कहना है कि जमहूरी निजाम का दारोमदार मर्दमशुमारी पर है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान वजीर आजम को बुलाएं या फिर मर्दमशुमारी की हतमी तारीख दें। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम के ये रिमार्क सामने आए हैं। जी, ये एक ब्रेकिंग न्यूज दी है और वसीम अख्तर साहब हमारे साथ हैं, उनसे हमने बहुत सी बातें करनी है। एक दफा फिर अगर आपने ब्रेकिंग न्यूज बतानी है तो मर्दमशुमारी के हवाले से अहम हमारे पास रिमार्क्स आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम को बुलाने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। वजीर आजम बताएं कि वो कब आ सकते हैं या हमें हतमी तारीख दें कि मर्दमशुमारी कब करा रहे हैं। मर्दमशुमारी पाक कराची के स्टार्ट्स बहुत बड़े हो गए, 2 करोड़ से तजावुज कर गई इसकी आबादी, 3 करोड़। ये हमारे कराची ये बड़ा अच्छा स्टेप है। अफसोस से कहना पड़ता है कि चीफ जस्टिस को ये लेना पड़ा है जी, हालांकि ये गवर्नमेंट का काम है, इसको कब का हो जाना चाहिए। इसी पर आपसे बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, वापस आते हैं और आपसे पूछेंगे कराची की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है तो हमें पहले नहीं प्लान करना चाहिए था और क्या किस तरह प्लान कर सकते हैं, आपसे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आइए, देखते हैं जी पाकिस्तान। वसीम अख्तर हमारे साथ हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। 100 दिन का सफाई मुहिम वो शुरू करने जा रहे हैं जिसकी काफी डिटेल में हमने बात भी की है। उसके अलावा अपने शो में आज हमने बड़े ट्रिब्यूट्स भी दिए हैं जिसमें निज़ार बज़मी साहब को, खालिद अब्बास डार साहब को, सरफराज नवाज को अभी हमने बात की है और मीशा शफी हमारी बहुत ही आइकॉनिक सिंगर हैं, उनका भी हमने जिक्र करना है। वसीम अख्तर साहब, मैं बड़ी क्यूरियस होती हूँ कि जब लोग इनकार्सरेट होते हैं, जेल में होते हैं इतने अरसे के लिए, तो उनका दिन कैसे गुजरता है? तो कितनी सुबह आप हमारी तरह ही सुबह उठते हैं क्योंकि हमें इस शो के लिए काफी सुबह आना पड़ता है? आपको तो सैलरी भी मिल रही है जी, आप मुफ्त में आप तो अंदर चले गए। मैं उठता था और अर्ली उठ जाते हैं ईमान। एक आदमी आता है जो आपका दरवाजा खोलता है ना, ताले खोलता है तो उसकी आवाज आती है दरवाजे की, लोहे की आवाज खड़ल खड़ल की, उससे आप अलार्म होता है वो, तो उठ जाता हूँ मैं 7 बजे। अच्छा, 7 o'clock। उसके बाद बाहर निकल के वॉक की, कोई छोटी सी एक्सरसाइज की, थोड़ी मोटी, और फिर नाश्ता किया। उसके साथ साथ आपका प्रोग्राम शुरू हो जाता था। बिल्कुल। फिर और लोग भी आ जाते हैं, जिनके दरवाजे खुलते हैं वो आके बैठ जाते हैं, टीवी सामने होता है। तो एक वो कॉमन एरिया टाइप होता है, लाउंज जैसे घर में होता है वो, उसमें फिर पेपर्स भी आ जाते हैं, न्यूज़पेपर्स, तो वो हम पढ़ने लग जाते हैं, आपका प्रोग्राम देखते हैं। क्या आपको ये जो इन लोगों से मिलने का एक वो मौका होता है कि जरा प्रॉब्लम्स भी देखें? क्या आर यू मीटिंग द वेरी आम पब्लिक देयर? आम पब्लिक लोग नहीं मिलते हैं, जो बड़े बड़े हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, वो अपने जो बी क्लास है उनका, उधर भी उनका एक अलग सेटअप बना हुआ होता है। जैसे पाकिस्तान में छोटा गरीब आदमी नहीं मिल सकता पॉलिटिशियन को, ये हमारे जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं जेल में भी उनका यही हाल है। जेल में भी नहीं जा सकते वहाँ, मगर मैं अपनी बता रहा हूँ, जाहिर है बीइंग अ मेयर, लोग अप्रोच करते थे, लोग आते थे, सिर्फ मेरी पार्टी के नहीं, और भी लोग हैं जनरल पब्लिक जो अरेस्ट हुई हुई है मुख्तलिफ क्राइम में, वो भी आते थे। उनके बाहर के इशूज होते हैं, उनके अपने घरों के इशूज होते हैं, बहुत सारे मैटर्स होते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो उनके पास मैं खुद भी जाता था। जैसे ईद आई थी तो ईद पे हम मिले थे जाके, मुहर्रम था, मुहर्रम में जो लतशी लोग हैं उनके पास मैं, उनकी बैरक अलग बनी हुई है, तो उनके पास जाता था। और तो उनका ये तो जो भी क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आपको बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उनके साथ इंटरेक्शन में उनके इश्यूज पता चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया अंदर मुझे, मेरी पार्टी ज्वाइन की बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जिनकी बेल हो गई है और उनके पास श्योरिटी अमाउंट नहीं है, वो साल 2-2 साल एक्स्ट्रा काट रहे हैं। मतलब गुर्बत का हाल है। फिर घरों में राशन के पैसे नहीं है, फीस बच्चों को स्कूल से निकाल लिया उन्होंने क्योंकि फीस के पैसे नहीं है। तो इस किस्म के इशू मैं जेल में भी करता था और अब भी कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, जो हो सकता है मैं कर रहा हूँ अपने तई भी। और मेरे एक सर्कल है फ्रेंड्स का, वो बहुत हेल्प करते हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो उनके पास मैं लिस्टें जहेज की है, जैसे 2-3 शादियां हुई जेल में रहते हुए लोगों की, तो उनके बच्चों की, बेटियों की डिवोर्स हुई है जेल के अंदर। एक कैदी रो रहा था बैठे, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो बोला मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई है क्योंकि मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, मैं 2 साल से जेल में हूँ।
सही मुश्किल लेकिन ये तो बड़ी मुश्किल, मतलब जेल में ऑब्वियसली एक इंसान है, लो टाइम क्या होता है, मतलब एंटरटेनमेंट क्या होती है, आप क्या म्यूजिक सुनते हैं, कोई फिल्में लग रही हो, मतलब व्हाट डू यू डू? वहाँ एक लाइब्रेरी है, एक जिम है, अच्छा, लोग जाते हैं जिम में, लाइब्रेरी में। एक पेंटिंग की उन्होंने आर्ट गैलरी बनाई हुई है, जो शौकीन हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो वहाँ जाके अपना शौक पूरा करते हैं। आप क्या करते थे? मैं लोगों के मसाइल में घिरा रहता था, अपना मसला भूल चुका था मैं। जो मुझ पे 40 केसेस डाले हुए थे, फॉल्स फैब्रिकेटेड झूठे, मुझे बंद करने के लिए सिर्फ। देखें, मैं मौके से फायदा उठा रहा हूँ। जो अगर प्रोग्राम देख रहे हैं साहिब इक़्तिदार या चीफ जस्टिस साहब या चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, ATA जो कानून है वो स्पेशल लॉ बनाया है, स्पेशल कोर्ट्स हैं, ये मिसयूज हो रहा है। जो अंडर ट्रायल जेल की कैपेसिटी है 2,2500, 6,500 कैदी अंदर बंद है, ठीक है, कसमा पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है। जो अंडर ट्रायल प्रिजनर होता है ना, वो भुगत रहा है इस वक्त। मिसयूज है ATA कानून का, तो इसको चेक करना चाहिए हमारे चीफ जस्टिस साहब को कि एक रिवॉल्वर किसी के पास निकल आया विदाउट द बुलेट्स, ATA का जज उसको 16 साल कैद दे रहा है, 20 साल का लड़का 16 साल काटेगा। मतलब क्राइम इतना नहीं है जितनी, मतलब ऐसे क्यों किया जा रहा है, इसको चेक करना चाहिए। फिर पूरी दुनिया में आप ये कह रहे हैं कि ATA किस पर लागू होना चाहिए, इस पर सोच विचार होनी चाहिए, फेक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन फेक लाइंस पे जाती है किसी आदमी को बंद करने के लिए, दैट्स ऑल। अंदर भरते जा रहे हैं जेल में कैदी, पूरी दुनिया में अंडर ट्रायल प्रिजनर वो होता है जो हार्डन क्रिमिनल होता है, उसको बंद करते हैं, वरना बेल पे रिलीज करते हैं, वो केसेस अपने देखता है। ठीक है, अच्छा, बेसिकली आपने पूरी वो लिस्टें भी बना ली ऑफ ऑल द थिंग्स जो आप देख रहे हैं जो कि चेंज होनी चाहिए। एग्जैक्टली, सारी लिस्टें मैंने गवर्नमेंट जजेस को भी भेजी हैं, चीफ जस्टिस साहब को भी भेजी है। अच्छा वसीम साहब, कराची की तरफ आते हैं। कराची बहुत बड़ा शहर होता चला जा रहा है, लोगों के पास तफरीह की सहूलतें नहीं है, पार्क्स की हालत बहुत खराब है। बीच पर आप जाके देखें, कराची का साहिल तबाह हुआ है, वहां पर आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक बनाने नहीं जा सकते। क्या कर रहे हैं आप, क्या प्लान है आपके पास? बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा, ये 100 डेज में पार्क्स भी ले रहे हैं हम। उसके अलावा बदकिस्मती से 2-3 दिन पहले सिंध गवर्नमेंट ने असेंबली के अंदर एक और अमेंडमेंट ले आए कि पार्क्स भी हमें दे दिए जाएं, ताकि हम आउटसोर्स कर दें पार्क्स। आप पूरे मुल्क को कर दें आउटसोर्स पे। मतलब आपने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि पूरी बल्दियाती जो वजारत है इसको चाइना के हवाले कर दें। हमारे पास मैन पावर है, एक्सपर्टीज हम खुद कर सकते हैं, वी कैन सेव मनी ऑन दैट। बिल्कुल, ये आप जब अंदर ही थे तो ये बात भी एक हुई थी सफाई के हवाले से कि कराची का जो क्लीन अप ऑपरेशन है उसको आउटसोर्स कर दिया जाए। दुनिया इस कचरे से बिजली बना रही है और हम इसको समझ रहे हैं कि ये इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उस तरफ कोई नहीं जा रहा, उस तरफ जाना चाहिए हमें। अब ये पार्क्स में क्या होगा कि अपने मनपसंद लोगों को ये पार्क्स दे दिए जाएंगे, उधर कमर्शियल एक्टिविटी होगी, उससे पैसे बनेंगे। पार्क्स लोगों के लिए, वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, दुनिया में नहीं होता है ये, उसके लिए अलग जगह बनाई जाती है। मगर अफसोस, अब ये जो पार्क्स मैं और आप देख रहे हैं कराची में, फैमिलीज कैसे जाएंगी वहाँ, कमर्शियल चीजें होंगी। माजी में हम देख चुके हैं वो जो ईरानी सर्कस लग जाता था, पार्क चला जाता था, खत्म हो जाता था, वहाँ सिर्फ पैसे का काम। और आप छोटे क्लिनिक्स और मॉडल पार्क बनाएंगे, कितने मॉडल पार्क्स बन जाएंगे 100 डेज बाद? कितने क्लिनिक्स या हॉस्पिटल बन जाएंगे? कितनी कैपेसिटी हुई हॉस्पिटल की? हमने 100 डेज के अंदर बहुत सारे पार्क्स नहीं रखे हैं। हमने एक डिस्ट्रिक्ट में एक पार्क रखा है, एक ग्राउंड रखा है, एक क्लिनिक रखा है, एक स्कूल रखा है। ठीक, ये हम 100 डेज में, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम करके दिखाना चाह रहे हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट्स कवर होंगे? ये हम 3 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। 3। अच्छा, 100 दिनों में, एक सेकंड, 100 दिनों में हमें विजिबल कराची साफ नजर आएगा? बहुत ज्यादा तो नहीं, मगर नजर आएगा, चेंज नजर आएगा आपको। मतलब अगर हम एरियाज में जाएंगे तो बिल्कुल नजर आएगा, क्योंकि बैकलॉग कचरे का बहुत ज्यादा है। 12,000 टन कचरा रोज प्रोड्यूस होता है इस शहर में, 4,000 सिंध गवर्नमेंट रिमूव करती है, सिर्फ 4,000। तो बैकलॉग जमा हुआ है, इसमें बहुत टाइम चाहिए, मशीनरी चाहिए। मेरे पास जो मशीनरी है वो आउट ऑफ ऑर्डर है, उसको ठीक करने दिया हुआ है, ठीक कर रहे हैं लोग, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास फंड्स लिमिटेड हैं। इसमें रहते हुए हम कराची के लोगों को, इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक्सपर्टीज हैं। देखें, इलेक्शन लड़के पूरे
लोग आए हुए हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, इनको इस्तेमाल करें। इनको इलेक्शन क्यों करवाया था फिर? हुई क्यों थी? अगर काम नहीं करवाना, हम रिक्रिएशन वगैरह की बात कर रहे हैं, बट वी स्पोक अबाउट पार्क्स ओनली, मतलब रिक्रिएशन और भी होती है। दूसरे पार्क्स हैं, ये तो मॉडल पार्क की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, दूसरे पार्क्स हैं, उसको भी हम एड्रेस करेंगे। जितने कराची में पार्क्स हैं, बिल्कुल मैं विजिट पे भी जा रहा हूँ, कहाँ रिक्वायरमेंट है, जो हमारा पार्क्स का डिपार्टमेंट है, बिल्कुल उनको ऑन बोर्ड लूंगा। और आप चेंज देखेंगे जो मेरे पास पावर्स हैं, KMC के पास, उसमें रहते हुए जो लिमिटेड चीजें हैं उसमें आप चेंज देखेंगे। आई मीन इट। आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब इससे ज्यादा रिक्रिएशन हो। एक तो पार्क वगैरह तो है ही, लेकिन उसके बाद मतलब आप बच्चों की या यंग एडल्ट्स की फुटबॉल खेलने की जगह, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कुछ सिनेमाज। जैसे इस्लामाबाद में आपने देखा होगा कि वो जो सुपरमार्केट है उसके पास उन्होंने एक एरिया बनाया हुआ जिसमें बास्केटबॉल बच्चे खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रही हैं लड़कियां। इस किस्म की प्लानिंग है हमारी। इससे पहले के कब्जे हों जगहों पे तो हम उनको इस तरह से बनाएंगे कि वहाँ इलाके के बच्चे जो हैं वो बास्केटबॉल खेलते हुए नजर आए, कोई हेल्दी एक्टिविटीज में। अच्छा वसीम अख्तर साहब, हम ये आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि मेयर एक बहुत ही पावरफुल इमेज मेयर का के लफ्ज का आता है कि जी मेयर जो है मुख्तलिफ हुकूमतों से मुलाकात करके उन्हें पिच करता है अपने प्रोजेक्ट्स के, हमारे पास ये हैं, हमें फंड किया जाए, MOU साइन किया जाए। माजी में हमने देखा है। तो आपके पास इस तरह का कोई प्लान है कि आप मिलने जा रहे हैं, बैरूनी दौरे पर जा रहे हैं, या किसी को इनवाइट कर रहे हैं कि आके कराची में इन्वेस्टमेंट करे और आपके साथ मिलकर काम करे? यकीन आपके फंड कम है, लेकिन बहरहाल टाइटल आपके पास मेयर का है, तो आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और जज्बा बहुत है, इन्वेस्ट करवा सकते हैं। ये मैं करूंगा, बिल्कुल मेरे उस पे प्लान में ये शामिल है। यहाँ अमेरिकन बिजनेस काउंसिल है कराची में, उन्होंने उनसे मेरी मीटिंग हुई है, वो भी बहुत इंटरेस्टेड हैं कि यहाँ जो ज़मीनें हैं या जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उसको इस्तेमाल करते हुए वो मेरी हेल्प के लिए आ रहे हैं। बाहर जो मुल्क हैं उनके डिप्लोमेट्स यहाँ बैठे हैं, उनसे मेरी मीटिंग्स हो रही हैं। जो काउंसिल जनरल जो हैं यहाँ, उनसे मेरी मीटिंग्स हो रही हैं, वो भी इंटरेस्टेड हैं ख़ास तौर पे टर्किश, रशियंस, जापानीज, चाइनीज़, ये लोग सब इंटरेस्टेड हैं। बेसिकली अ लॉट इन द पाइपलाइन, बहुत कुछ है। अच्छा, एक और चीज हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अभी हमने खबर की तरफ जाना है, लेकिन उसके बाद आपसे बात करेंगे। कराची के लोग अपने मेयर को जानना चाहते हैं, तो कुछ आपकी पर्सनालिटी के हवाले से भी हमने बातें करनी है और आपके इंटरेस्ट, खास तौर पे म्यूजिक, बट दैट कम्स लेटर। अभी हम आपको ये खबर भी हमने, मेरा ख्याल है ये कल भी हमने थोड़ी सी की थी और आज हम बताना चाह रहे हैं आपको कि हुकूमती वुज़रा खुदारा अब तो असेंबली आ जाए और अब तो तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं। अब तो कोई रीजन ही नहीं है कि आप ना आए। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज बड़ी मुश्किल से कमीशन ऑफ इंक्वायरी 2016 बिल मंजूर करवाया है और इस दौरान पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कई बार कोरम की निशानदही की और पीर को भी ये बिल पेश किया गया था, लेकिन नून लीग के वुज़रा की अक्सरियत गायब थी और बिल मंजूर ना हो सका। खुद हुकूमत को शर्मिंदगी उठाना पड़ी। तनख्वाहें बढ़ गई लेकिन वज़रा असेंबली में नहीं आते। हद तो यह है कि मंगल के रोज वजीर पेट्रोलियम शाहिद काकान अब्बासी की अदम हाजिरी पर वजीर रेलवे साद रफीक भी बोल पड़े कि शहर में होने के बावजूद अब्बासी साहब यहाँ क्यों नहीं आए। ऑपोजिशन का एतराज बिल्कुल दुरुस्त है, डेप्यूटी स्पीकर वजीर को बुलवाएं। उन्होंने कहा कि जिस वजारत से मुताल्लिक सवाल हो उस वजीर को ऐवान में मौजूद होना चाहिए। वजीरों की हाजिरी की कई आलम है और तनख्वाहों में 150% इजाफे के बाद जिसे एक वजीर मुमलिकत अपनी कम करार देती है। सैलरीज बढ़ाई गई हैं, वो उन तमाम जो प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स और स्पीकर प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनसे कम और लोएस्ट है इस वक्त पाकिस्तान में। अगर खाली बलूचिस्तान की एग्जांपल ली जाए तो प्रोविंशियल असेंबली बलूचिस्तान के जो मेंबर्स हैं उनकी 3 लाख रुपया सैलरी इस वक्त है। 23 नवंबर को अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें 150% तक बढ़ाई गई थी। अब रुकने पार्लियामेंट को 1.5 लाख जबकि वफाकी वजीर को 2 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलेगी। लेकिन तनख्वाहें बढ़वाने के अगले ही रोज कौमी असेंबली के सिर्फ 54 यानी कि 14% अरकान हाजिर हुए। रवां साल मई तक खुद वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने भी पार्लियामेंट के सिर्फ 55 इजलासों में शिरकत की, जिनमें से 39 गैर हाजिरियां धरने के दौरान हुई।
वजीरों की अक्सरियत को पैनामा केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की फुर्सत है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर वज़रा की एक फौज होती है जो मौजूद होती है हुकूमती दिफा करने के लिए। ऐवान में वो मौजूद नहीं होते और राहदारियां उनकी राह तक रही होती हैं। ये तो आपने थोड़ी सी शायरी पे एंडिंग कर दी, लेकिन इसके बारे में हमने मजीद बात करनी है और हमारे साथ मौजूद है पिल्लैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद बिलाल महबूब साहब, तनख्वाहें बढ़ गई, हमने देखे MNS की भी, हुजरा की बढ़ गई, लेकिन उसके बावजूद इतना लैक ऑफ इंटरेस्ट कि वो असेंबली में भी नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि वो घर बैठे मजे कर रहे होते हैं, लेकिन असेंबली में कम आते हैं इसलिए कि उनके वोटर असेंबली में उनकी तकरीरों को और उनकी लेजिस्लेशन के अंदर हिस्सेदारी को कोई अहमियत नहीं देते। उनके नज़दीक अहमियत यह है कि उनके ज़ाती काम हो, उनके इलाके के काम हो, असेंबली में वो जाएं या ना जाएं उनके नज़दीक ये अहम नहीं है। तो चूंकि ये वोटर्स की अहमियत है, वोटर्स इस बात की अहमियत देते हैं और कल को उन्होंने वापस वोटर के पास जाके वो वोट मांगने हैं, तो इसलिए वो बुनियादी तौर पे असेंबली के अंदर बहुत कम दिखाई देते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे जो पार्लिमानी लीडर साहबान है, क़यादत है, वो भी असेंबली में नहीं आती। जब खुद लीडरशिप नहीं आती तो फिर जाहिर है बाकी मेंबर्स भी उन्हीं की तकलीद करते हुए वो भी नहीं आएंगे। तो तीसरी बात यह है कि असेंबली के अंदर आके कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए कोई माहौल भी कंड्यूसिव नहीं होता। देखिए 342 मेंबर्स हैं कौमी असम्बली के अंदर, सूबाई असम्बली पंजाब के अंदर 370 मेंबर्स हैं। बहुत कम मौका मिलता है किसी को अपनी बात कहने का, अपनी बात सुनाने का, सवाल करने का। बहुत दिनों के बाद बारी आती है तो वो भी मायूस हो जाते हैं। तो ये तीन बड़ी वजूहात हैं असेंबली के अंदर। ये बताइएगा कि अरकान की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए गैर हाजिरी पर अगर जुर्माना किया जाए या फिर किसी और तरह से सजा मुकर्रर की जाए? देखिए इदारे के वकार का मतलब जो पढ़े लिखे लोगों के नज़दीक, एलीट के नज़दीक, मीडिया के अक्सर लोगों के नज़दीक कुछ और है, और आम जो वोटर है जो देहात में बैठा हुआ है, जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, जो वोट डालने भी बाकायदगी से जाता है, पढ़ा लिखा आदमी और शहरों में बैठा हुआ जो बहुत एलीट पे शुमार है, वो वोट भी डालने कम जाता है। तो जो वोट डालने जाता है उसके नज़दीक इदारे का वकार ये है कि उस इदारे से मुंसलिक लोग उनके काम करें, वरना वो उनकी बहुत बेइज्जती करते हैं, उनकी सरजरिश करते हैं। ये बात एक दफा फिर मेरा ख्याल नहीं हो, एक दफा फिर बता दें कि गैर हाजिर पर जुर्माना होना चाहिए या फिर किसी और तरह की सजा मुकर्रर होनी चाहिए? अरे एक जो डेली अलाउंस होता है वो तो किसी रुकने असम्बली को नहीं मिलना चाहिए जब तक कि वो वाकई असम्बली में हाजिर ना हो, और एक कम से कम उसके कुछ नंबर ऑफ आवर्स हैं जो वो उस सेशन के दौरान, उस सीटिंग के दौरान उसके अंदर हाजिर रहा हो। तो ये तो उसके डेली अलाउंस तो नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये भी अब बुरा लगता है कि आप उनको चेक करें कि वो कितनी देर, कितने घंटे मौजूद रहे हैं। देखिए हमारा तो एवरेज कौमी असम्बली के अंदर सेशन कोई 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं होता। सूबाई असम्बली का पंजाब में 2 घंटे के करीब होता है, भारत में लोकसभा का कुछ 6 घंटे के करीब होता है। लेकिन 6 घंटे में भी अक्सर लोगों की हाज़िरी को 85% के करीब होती है। हमारे मेंबर्स की हाज़िरी कोई 60% के करीब है, लेकिन वो भी थ्रू आउट सिटिंग के पूरे दौरानिए में मौजूद नहीं होते। तो मेरे ख्याल में इसमें अरकान पार्लियामेंट बजाय इसके कि लोग ये मुतालबा करें कि इनके ऊपर जुर्माना किया जाए या इनको तनख्वाह ना दी जाए या इनके ऊपर कोई और पाबंदी लगाई जाए, मेरे ख्याल में खुद ही वो अपना मुहासबा करें और ये कर लें, क्योंकि ये पार्लियामेंट के वकार का मामला है। जुर्माना करना और उनकी तनख्वाहें काटना ये पार्लियामेंट के वकार से यू आर इम्प्लोरिंग देयर कॉन्शियस और अपनी सेल्फ असेसमेंट करें। थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की। वसीम अकरम साहब, आपकी तनख्वाह बढ़ी? मुझे तो अभी तक पता भी नहीं। मतलब आप मेयर बन गए कराची, कोई तनख्वाह में कोई इजाफा? मेरा जहन उस तरफ गया ही नहीं अभी तक। मैं तो इस जद्दोजहद में हूँ कि कराची का कचरा हट जाए। अच्छा, आपका मतलब आपका पूरा माइंड जो है उधर लगा हुआ है। लेकिन मैं ख्वाब में भी यही देख रहा हूँ आजकल। लेकिन इंसान को ऑब्वियसली अपने आप को बैलेंस रखना होता है कि इतनी टेंशन से गुजर रहे हैं, खासतौर पे जो आप लोगों का काम है, और कभी आप इनकार्सरेट हुए हैं, कभी आप बाहर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन है। हाउ डू यू फील रिलैक्स? मतलब आप म्यूजिक सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, रीडिंग करते हैं, व्हाट डू यू डू? अभी 1 हफ्ता हुआ है बाहर आए हुए, तो मैं फैमिली के साथ इन्वॉल्व हूँ जो भी टाइम मिलता है मुझे। जी, भाभी और बच्चों ने आपको बहुत मिस किया होगा इस दौरान? बिल्कुल, इस तरह बंद करने से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल। और एक आदमी को इस तरह है, आपके हमारे कुरान में है ये कि इस तरह अगर बेगुनाह को बंद कर दो तो इस तरह है कि उसको आपने कत्ल कर दिया। और मैं बिल्कुल बेगुनाह था,
मैं उस पॉइंट को यहाँ रखना चाह रहा हूँ। जब मैं नॉमिनेट हुआ मेयर के लिए तो उससे पहले मुझ पे एक भी FIR नहीं थी। जब मैं नॉमिनेट हुआ तो 39 FIR काट दी मुझ पे, जस्ट टू ब्लॉक मी। मुझे बंद करना था सिर्फ 4 महीने के लिए मेरी फैमिली से अलग। फॉर व्हाट? मतलब आई हैव डन नथिंग। अगर ऐसा किया होता तो मैं बाहर नहीं होता। तो देखें, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के जो है ना, उनको ये देखना चाहिए। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन में एविडेंस तलाश नहीं किया जाता, क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। इसको फंसाएं कैसे ताकि ये बंद रहे। झूठे एविडेंस, खुदारा इस डिपार्टमेंट को बेहतर करें। वेल नोन, पावरफुल हैं, आप फिर समझ सकते हैं कि आम आदमी के साथ क्या होता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मैं ये बातें कर रहा हूँ उन्हीं के फेवर के लिए कर रहा हूँ कि रास्ता दिखा रहा हूँ कि प्रोसिक्यूशन बेहतर हो। चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यही कर सकता हूँ मैक्सिमम, आवाज उठा सकता हूँ। आप अपील तो कर सकते हैं, साथ ही आप प्रोविंशियल असेंबली में आपकी पार्टी की नुमाइंदगी है, आपकी पार्टी की एक बहुत बड़ी नुमाइंदगी कौमी असेंबली में भी है, तो ये मसला वहाँ भी उठा रहे हैं, नेशनल असेंबली में भी उठा रहे हैं। अच्छा, हमारे पास वक्त कम है, हम चाह रहे हैं कि आप हमें कुछ गुनगुना के सुना दें। कराची के मेरा गला बहुत खराब है और डॉक्टर साहब गा सकते हैं, मैं गा नहीं सकता। मैं सुनता हूँ, मुझे शौक है गजल सुनने का, जगजीत सुनने का शौक है, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। मेहदी हसन को भुलाया नहीं जा सकता। असद अमानत अली या अपना नहीं, राहत फतेह अली नहीं, अभी क्या नाम है इसका, हमारा कव्वाली अमजद साबरी को तो भूला ही नहीं जा सकता। गुनगुना दीजिए, हमारे नाजरीन कराची वाले देखेंगे, इनका मेयर जो है वो खुश नहीं। मैं कराची वालों को सबको पता है मैं क्या करता हूँ। तो कराची वाले जानते हैं मुझे कि मेरे शौक क्या हैं, और वो शौक मैंने अब साइट पे कर दिए हैं सारे। मैं दोस्तों के साथ नहीं, मैं सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और मैं मेरी अच्छी सोशल सर्कल मेरा बहुत बड़ा है। मैं हर वीकेंड पार्टीज होती हैं, दोस्तों में बैठता हूँ। की धुनें आपने सुनी, कैसे लगते हैं आपको निसार बज़मी? लगते तो अच्छे हैं, मगर अब आप पूछोगे कि उनका कुछ बताना तो वो नहीं है। आज हम उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं अपने शो में, तो हम अपने शो की बिल्कुल एंडिंग करना चाहते थे। हाँ, ये अच्छा है ना? हाँ, आप आपको सुनाने को नहीं कह रहे, हम जबरदस्ती करेंगे। कराची का मेयर आजाद है, आप चाहते हैं कि कराची का मेयर आजादी से काम करे? नहीं, मैं हमेशा आजाद रहा हूँ, मुझे तो ये जबरदस्ती बंद कर देते हैं। हाँ, नहीं, अब आपको कोई नहीं बंद करेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू, क्योंकि आपका मुहिम अच्छा है। हम चाहते हैं कि कराची साफ हो और कराची के लोग खुश रहे। और अभी हम आपको कल मिलेंगे, इनको हमने खुदाफिज कर दिया, लेकिन वी आर गोइंग टू लीव यू विद सम म्यूजिक। ऑफ कोर्स आपको पता है हमारे शो में म्यूजिक जरूरी है, तो निसार बज़मी साहब का कुछ म्यूजिक। हमारे संग संग नजारे चले, हम चले